हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे, आपका प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। तो अभी तक हमने इकोनॉमी में बहुत मेजर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिया है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा मॉनेटरी पॉलिसी, उसके पहले हमने देखा था इन्फ्लेशन एंड इंडेक्सेस, उसके पहले हमने देखा था टैक्सेशन, बजटिंग। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स आपका काफ़ी मेजर टॉपिक है ईपीएफओ के लिए, जो कि आपने कवर कर लिया है अच्छे से। अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा उससे। आज जो है हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 6 ईपीएफओ इकोनॉमी सीरीज़ में, और इसमें हम लोग देखेंगे बैंकिंग। ठीक है, देखिए बैंकिंग जो है डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ, चाहे वो स्टेट सर्विसेज हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, और ईपीएफओ डेफिनेटली जो है उसमें क्वेश्चन आ सकता है। पर यहाँ पर अभी आपको, क्योंकि ईपीएफओ में काफ़ी कम दिन बचा हुआ है, तो हम लोग बैंकिंग के इस लेक्चर को, ठीक है, आप देखिए, वन टाइम आप इसको वॉच करिए अच्छे से। उसके बाद आप क्या करिए, इसका जो पीडीएफ अवेलेबल होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उससे आप क्या करिए कि उससे आप जो मेजर मेजर पोर्शंस होते हैं, ठीक है, उसको आप टिक कर लीजिए और उसी को सिर्फ पढ़ के जाएं। ठीक है, इस लेक्चर को हम लोग डिटेल में ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये लेक्चर आपके आगे भी काम आएगा काफ़ी जगह। और थोड़ा डिटेल में जाने से होता है क्या कि कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट बेस जो वो बनता है, उससे जो है चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं। क्योंकि सिर्फ आपको फैक्ट्स हम बता देंगे यहाँ पर इस लेक्चर में, तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप अगले दिन ही उसको भूल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए समझ के पढ़ना जो होता है वो बेस्ट तरीका होता है, वो सबसे सस्टेनेबल मॉडल होता है और वो सबसे लॉन्ग लास्टिंग मॉडल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिटेल में। लेकिन जो भी आपको इस पे जो पीडीएफ मिलता है, या जो इवन आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जो है इसको 2x पे करके जो है जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें बोला जाएगा इस लेक्चर में, उसको आप ध्यान में रखें। क्योंकि अगर ईपीएफओ में बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो वो बेसिकली इन सब जो मेजर पॉइंट्स हैं उन्हीं से आएगा। ठीक है, बहुत डिटेल में बैंकिंग से जो है वो क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि ईपीएफओ जो है वो बैंकिंग का एग्ज़ाम नहीं है। जैसे आरबीआई का एग्ज़ाम होता है, या फॉर दैट मैटर दूसरा कोई एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पर आप पे बैंकिंग से रिलेटेड या आरबीआई से रिलेटेड जो है कुछ डेप्थ में क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन ईपीएफओ, क्योंकि आप जानते हैं, एक पूरा डिफरेंट डिपार्टमेंट है, और वहाँ पर जो है उसका कुछ सर्टेन अलग रिक्वायरमेंट है, तो वो जो है थोड़ा बहुत नॉलेज बैंकिंग का टेस्ट कर सकता है आपका। ठीक है, कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, या फॉर दैट मैटर और भी कुछ जो डिफरेंसेस हैं उस पर आ सकता है, या फिर बेसल नॉर्म्स या जो भी एनपीए का इशू है उस पर आ सकता है। तो ये सब टॉपिक्स जो है इस पूरे लेक्चर में कवर किया गया है, इसको आप अच्छे से देखें और मेजर पॉइंट्स को या तो नोट डाउन कर लें, या तो पीडीएफ जो आपको मिलेगा उसको आप उसमें भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ईपीएफओ का इकोनॉमी सीरीज़, और इसमें आज हम लोग देखेंगे बैंकिंग। देखिए, सबसे पहले हम लोग कंटेंट डिफाइन कर देते हैं कि कंटेंट में क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे आरबीआई एक्ट 1934। इस एक्ट को नहीं देखेंगे, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये एक्ट कब आया था और क्यों आया था, इसका रीज़न क्या था। उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कुछ अलग स्टैच्यूट्स, जो स्टैच्यूट्स मीन जो एक्ट्स जो है, जो हम लोग जैसे लेक्चर प्रोसीड होगा उसमें हम लोग बताते जाएंगे कि कौन सा एक्ट कहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपसे कहीं पर हो सकता है कि पूछा जाए कि ये वाला एक्ट जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, या ये वाला काम जो है ये किस एक्ट के अनुसार होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप उसको नोट डाउन कर लें, अपने नोट्स में न कहीं आप इंक्लूड कर लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आपको एक बार क्लासिफिकेशन बैंक का पता होना चाहिए। ठीक है, क्या कमर्शियल बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, उसमें डिफरेंसेस क्या होता है, मेजर डिफरेंसेस क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए बैंक के अलावा भी कुछ हमारे यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्लब कर देंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, उसमें जैसे आपका नबार्ड आता है, सिडबी है, एग्जिम बैंक है, या फिर आपका जो और भी फाइनेंशियल जो कंपनीज़ होती हैं, जो एनबीएफसीज जिसको हम लोग टर्म करेंगे, उसको हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, देखिए एनपीए इशू बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। एनपीए जो है आपके पिछले 4-5 साल से एक फेवरेट रहा है पूरा यूपीएससी का भी और बाकी एग्ज़ाम्स का, क्योंकि ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट इशू है इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। तो इसीलिए इसको भी हम लोग देखेंगे। इससे रिलेटेड टर्म्स जो है वो देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन जितने भी टर्म्स होते हैं वो उसके बारे में आपको क्लैरिटी होना चाहिए। ऐसे तो हमारे डेली डोज वाले जो इकॉनमी वाले सीरीज़ है उसमें भी हमने काफ़ी टर्म्स को कवर किया है रिलेटेड टू एनपीए। ठीक है, उसको भी अगर आप फास्ट में देखना चाहते हैं तो 2x पे देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग फिर से उसको अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, उसके बाद है देखिए आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड।
ये थोड़ा आपके लिए जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये मे भी हो सकता है इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आ जाए। इसको भी हम लोग ओवरव्यू देखेंगे, काफ़ी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एक्ट काफ़ी बड़ा है और हम लोग को बैंकिंग का एग्ज़ाम नहीं देना है, इसीलिए आपको सिर्फ बताएंगे कि इसमें मेजर मेजर जो हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन हैं और इसमें कैसे प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, बेसिल नॉर्म्स, ये सब जो है बेसिल 3 नॉर्म्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये भी बैंकिंग से रिलेटेड है। अच्छा खासा ये वेटेज रखता है क्वेश्चंस में। आप बेसिल नॉर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आए दिन देख सकते हैं यूपीएससी या किसी भी एग्जाम में। तो अगर उस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से कवर करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपका सही होगा। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत ईजी आएगा, अगर आता है तो अच्छी बात है। आप थोड़ा ज़्यादा जान लेंगे तो कहीं दूसरे एग्ज़ाम में भी अगर आप अपियर होते हैं, चाहे किसी भी स्टेट सर्विस में या फॉर दैट मैटर कोई भी और जो एग्ज़ाम होता है इस लेवल का, उसमें आपका ये नॉलेज काम आएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मिसलेनियस कंसेप्ट से एक दो टर्म है हम लोग देखेंगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है, और भी कुछ कुछ जो बैंकिंग से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस चीज़ है उनको हम लोग उसमें क्लब करके आपको बता देंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आरबीआई एक्ट 1934 में जो है वो इनैक्ट किया गया था। ठीक है, आरबीआई उससे पहले भी एग्जिस्ट करता था। हम लोग को ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना है आरबीआई के, ठीक है, यहाँ पर कैसे बना क्यों बना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको कभी टाइम मिलेगा तो हम लोग जब डिटेल लेक्चर लाएंगे आरबीआई एक्ट 1934 या उससे पहले की जो बैंकिंग सिस्टम जो थी इंडिया में, तो वहाँ पर हम लोग उसको डील करेंगे। यहाँ पर क्या है, देखिए आरबीआई एक्ट 1934 इनैक्ट जब किया गया तो उसके बाद आरबीआई को पावर मिला टू कंट्रोल द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, मॉनेटरी सिस्टम कंट्रोल करने का, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का और भी बाकी चीज़ों को, बैंकिंग मतलब बैंक्स को भी थोड़ा बहुत उस समय कंट्रोल करने का जो है वो मिला। ठीक है, लेटर ऑन जब धीरे धीरे जब हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो इम्प्रूव करते गया, ठीक है, थोड़ा ऑर्गेनाइज होता चला गया, ज़्यादा बैंक्स आने लगे, कुछ बैंक्स आने लगे, और भी लोग जो है वो बैंकिंग सेक्टर में जाने लगे, पैसा अपना जमा करने लगे। तो उस हिसाब से फिर क्या हुआ कि अब एक ज़रूरत आई आफ्टर इंडिपेंडेंस की बैंक्स को जो है प्रॉपरली रेगुलेट किया जाए। ठीक है, उनका प्रॉपर रेगुलेशन इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लोग जो है ट्रस्ट का जो बात होता है, आप पैसा जो है बैंक में डालते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि आप बैंक को ट्रस्ट करते हैं कि वो आपका पैसा अच्छे से रखेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्योंकि कुछ भी ट्रस्ट पे तो ज़्यादा दिन चलता नहीं है, उसके लिए कुछ लेजिस्लेशन या लॉ लाना ज़रूरी है। तो इसीलिए जो आया था वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1949। ये क्या किया, ये एम्पावर कर दिया आरबीआई को टू रेगुलेट दी बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा एक्ट है। ठीक है, इससे मेजर जितना भी आपका बैंक्स है इंडिया में ये सब रेगुलेट होता है। इवन आप जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स भी जो है वो इससे रेगुलेट होता है। ठीक है, ये एक आध ही एक्सेप्शंस है, नहीं तो बाकी जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जितना भी पॉसिबल बैंक्स है इंडिया में सब पे अप्लाई होता है। ठीक है, और इसके थ्रू जो है वो आरबीआई जो है वो कंट्रोल करती है बैंकिंग सिस्टम इन कंट्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो दो एक्ट है इसको हम लोग डिटेल में नहीं देख रहे हैं, लेकिन इस दो एक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने जब हमने मॉनेटरी पॉलिसी का लेक्चर या पढ़ा था तो वहाँ पर हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर हम लोग देखे थे कैश रिजर्व रेशियो, CRR। ठीक है, तो CRR जो है वो आपका आरबीआई एक्ट 1934 में मेंशन्ड है। ठीक है, कि जो वहाँ पर है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को जो है और जो बाकी बैंक्स को जो है भी हैं, जो आपको CRR मेंटेन करना पड़ता है विथ आरबीआई। ठीक है, तो ये इस बात का ध्यान रखें अगर आपको कहीं आए कि CRR इज़ इन विच एक्ट, ये है आरबीआई एक्ट 1934 में। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक्स तो वहाँ पे देखेंगे। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स क्या होता है कि कुछ क्राइटेरिया है, वो भी आपके आरबीआई एक्ट 1934 में ही है, और आरबीआई एक्ट 1934 में एक शेड्यूल 2 है। ठीक है, एक शेड्यूल 2 है, उसके अंदर जिस भी बैंक को हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, जिस भी कमर्शियल बैंक को, उसको हम लोग शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोलते हैं। इसी कारण आप हर जगह देखते होंगे SCBs लिखा हुआ रहता है, और सारा जो आपका नॉर्म्स है, सारा जो आपका क्राइटेरिया है वो इस पर अप्लाई होता है। ठीक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स पे। तो आप इसको समझ लें, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कुछ नहीं है, जो भी आपके शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट में जो भी बैंक्स को इंक्लूड किया गया है उनको शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहते हैं। ठीक है, और इसका कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है, वो आपको जानने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम लोग उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो था ये इंपॉर्टेंट था, ये बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए था। इसमें हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट जो है SLR जो हम लोग का होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में।
ठीक है। और आपका जितना भी बैंक्स खुलता है, जितने भी नए बैंक्स खुलते हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, इवन फॉरेन बैंक्स भी जो हैं जिनको यहाँ वर्क करना रहता है, वो सब इसी एक्ट के अनुसार रजिस्टर होते हैं। इसी बैंक में जो इसी एक्ट के अनुसार उनका गवर्नेंस भी होता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने देख लिया CRR, SLR और शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो है हम लोग किसको क्यों बोलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स देख लेते हैं जल्दी से। देखिए एक होता है कमर्शियल, एक होता है कोऑपरेटिव, ठीक है। हम लोग यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे जैसे कि कमर्शियल और कोऑपरेटिव में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली। लेकिन हम लोग अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो कमर्शियल बैंक को हम लोग कर सकते हैं पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, डिफरेंशियल, ठीक है। और कोऑपरेटिव को हम लोग करेंगे अर्बन, ठीक है। अर्बन जिसको हम लोग प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। आगे हम लोग जब कोऑपरेटिव बैंक पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। उसके बाद ये जो है आपका स्टेट, सेंट्रल और PSES, ये आपके रूरल बैंकिंग सिस्टम का, कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम का एक हायरार्की है जिसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेटिव और कमर्शियल के बीच में आप जो मेजर डिफरेंस है वो भी हम लोग डिफरेंस के तरीके से भी देखेंगे। लेकिन मेजर डिफरेंस हो समझ लीजिए, कमर्शियल का नाम ही से आप समझ रहे हैं कि जो भी बैंक्स जो है जो जिसका सोल मोटिव जो है बैंक खोलने का ही वो है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। चाहे वो पब्लिक सेक्टर, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक है तो ऐसा मत समझिए आप कि वो गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ पैसा नहीं कमाना चाह रही है। SBI भी जो है वो बिज़नेस करती है तो वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही करती है, ठीक है। उसका सोल मोटिव जो है वो प्रॉफिट है, ठीक है, कमर्शियल का। उसके अलावा भी फाइनेंशियल इंक्लूजन है, वो सब तो आपका कह सकते हैं कि एक स्पिल ओवर इफेक्ट है। लेकिन जो है मेजर जो वो कंपनी जो भी है, जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो भी वो रजिस्टर होते हैं, तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि वो जो है प्रॉफिट कमाए, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या होता है, इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। इनका ऑब्वियसली बैंक रन करना है तो कुछ ना कुछ कमाई तो ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा जो है ये बहुत प्रॉफिट में का नहीं जाते हैं। ये बेसिकली क्या है कि इनका पर्पस होता है कि किसी एरिया में अगर कोऑपरेटिव बैंक खुलता है तो वहाँ पर लोगों को, ठीक है, वहाँ पर लोगों को खास करके जो रूरल एरियाज़ होता है वहाँ पर कुछ लोग बिज़नेस करना चाहते हैं या कुछ लोग को पैसे का ज़रूरत पड़ता है, ज़्यादा पैसा नहीं, काफ़ी कम, मतलब इसका लिमिट भी होता है, लेंडिंग का भी लिमिट्स होता है। तो उस तरह का जो पैसा का ज़रूरत होता है तो इन लोग आपस में एक बैंक क्रिएट करते हैं जहाँ पर थोड़ा सा इनफॉर्मल टाइप का सेटअप होता है, ठीक है। फिर ऐसा नहीं है कि एक्ट के अनुसार रेगुलेट नहीं होता है, पर भी फिर भी बहुत इनफॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है और काफ़ी लिमिटेड इसके लेंडर्स भी रहते हैं, काफ़ी लिमिटेड बोरोवर्स भी रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियसली लोकल एरिया के नीड्स को जो है वो एड्रेस करता है। तो इस तरह के बैंक्स का क्या होता है, सोल मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है, ये उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है लोन्स लेने का जो है तरीका भी कुछ डिफरेंट होता है। तो अब हम लोग इसको जब डिफरेंस में पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग का कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या हो, वैसा बैंक हो आप जानते हैं जिसमें गवर्नमेंट का जो है वो स्टेक्स है 50% से ज़्यादा, ठीक है। ऑब्वियसली किसी कंपनी में हम किसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी तब बोलेंगे जब वो 50% से ज़्यादा स्टेक उस कंपनी में गवर्नमेंट का है, ठीक है। सेम गोज़ विथ PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक भी वैसा बैंक जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक जो है वो 50% से ज़्यादा हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है अभी टोटल 12 आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, इसको आप देख सकते हैं। इन सारे बैंक्स में क्या है, गवर्नमेंट का जो ओनरशिप है वो अलग अलग है, किसी में 80% है, किसी में 70% है, किसी में 90% है, कोई फुली ओन्ड है, ठीक है। फुली ओन्ड तो नहीं होगा क्योंकि हर का कुछ ना कुछ जो है वो उन लोग करते रहते हैं, बैंक का शेयर्स भी बेचा जाता है। तो इसलिए आप इसको इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आप देख लीजिए आपका जो 12 जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है इसके उसको अगर आप देख लें, अगर आपसे कहीं आपसे पूछ लिया जाए कि अगर टोटल बैंक्स कितने हैं या फिर ये बैंक जो है बताइए पब्लिक सेक्टर बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जनरली आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये बैंकिंग का एग्ज़ाम नहीं है। फिर भी अगर आता है तो आपको पता हो, एक बार आप इस पर नज़र जो है एक बार फिरा लें तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए क्या है, प्राइवेट बैंक्स है। प्राइवेट बैंक में वही हुआ कि आपका प्राइवेट एंटिटी, ठीक है, या कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल का जो है वो 50% स्टेक जो है से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको हम लोग प्राइवेट बैंक कहेंगे। यहाँ पर जैसे हमारा वेल नोन प्राइवेट बैंक्स है एक्सिस बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक्स, HDFC बैंक, ICICI बैंक्स, ठीक है। तो ये सब बैंक्स जो है आपके प्राइवेट बैंक्स हैं, ये प्राइवेट सर्विसेज देते हैं। इनका मोस्ट ऑफ द टाइम इनका सर्विस जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक से काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो है सर्विस चार्ज जो है आप जानते हैं इनका ज़्यादा रहता है। आप देखते होंगे इनका मिनिमम बैलेंस भी जो होता है, मिनिमम बैलेंस अकाउंट में जो है HDFC का या फिर फॉर दैट मैटर एक्सिस बैंक का जो है वो 10,000 रुपीज़ है, ठीक है।
और वही आपका जो है एसबीआई का या फिर दूसरे जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, ठीक है, उनका कम रहता है। इसलिए क्योंकि ये जो है इनके पास इनका खर्च जो है वो ज़्यादा रहता है, ये एम्प्लॉयज़ को पैसा भी देते हैं, ये बिज़नेस, इनका बिज़नेस भी मोटिव थोड़ा ज़्यादा रहता है पीएसबी से, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा ओन किए गए हैं, तो इनका एफिशिएंसी भी अच्छा रहता है। तो सर्विस जो है बिल्कुल प्राइवेट वाला रहता है। तो प्राइवेट जब आपको अच्छा सर्विस चाहिए रहता है तो आपको ज़्यादा पेमेंट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट आपका जो प्राइवेट बैंक्स है उसको, ये तो कुछ ही है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, उसको आप देख सकते हैं, सारा का आपको जाने का ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ को आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। उसके देखिए हमारा आता है फॉरेन बैंक्स वैसा बैंक्स है, ठीक है, जिसका हेड क्वार्टर है फॉरेन कंट्रीज़ में और वो ब्रांचेज़ यहाँ पर खोले हुए हैं, ठीक है। मैक्सिमम केस में आप ये देखिए, अच्छा इनका जो ब्रांचेज़ होता है वो छोटे शहर में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो अकाउंट खुलवाते हैं वो थोड़े से वेल टू डू, या मतलब आप कह सकते हैं हाई अर्निंग जो ब्रैकेट वाले लोग होते हैं वो यहाँ पर अकाउंट खुलवाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो है ये बैंक्स जो है बहुत तरह के सर्विसेज अलग से प्रोवाइड करती है, जैसे आप सुनते होंगे करेंसी ट्रेडिंग या फिर आपका स्टॉक शेयर्स और ये सब इन्वेस्टमेंट करवाती है। तो इस तरह का सर्विसेज जो है वैसे लोग लेते हैं जो हाई नेट वर्थ वाले होते हैं जनरली। तो इसी तरह के आप देखेंगे कि जैसे ये सब सिटी, गुड़गांव में आपका सिटी बैंक है, या फिर आपका बैंगलोर में इस तरह के बैंक्स रहते हैं। ये जनरली छोटे शहर में नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनके लिए लाइक जो है वो कस्टमर्स नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इसका आप समझ गए कि फॉरेन बैंक्स कैसे हुए, जिसका हेडक्वार्टर फॉरेन कंट्री में है लेकिन ब्रांच जो है वो इंडिया में खोले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखिए क्या आता है, मेन आता है डिफरेंशियल बैंक्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कमर्शियल बैंक्स में 3 टाइप पढ़ा, ठीक है। देखिए यहाँ पर चौथा टाइप जो है ये डिफरेंशिएटेड बैंकिंग इसको कहा गया है, एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके विदिन जो है हम लोग 4-5 तरह के बैंक को देखेंगे। तो ये क्या होता है इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए नॉर्मल बैंक का जो वर्क होता है, ठीक है, नॉर्मल बैंक का जो वर्क, अभी जो कमर्शियल बैंक का हमने देखा, उनका होता है कि वो कस्टमर जो है पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो पैसा वो आगे लोन में ट्रांसफ़र करते हैं, लोन जो है लोन पे वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, या हो सकता है उस पैसे को वो कहीं इन्वेस्ट कर दे स्ट्रॉन्ग मतलब बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, ठीक है, और वो अपनी कमाई करते हैं बैंक, ठीक है, प्रॉफिट कमाने का कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट जो है आपको वो सेविंग्स डिपॉजिट पर आपको, या डिमांड डिपॉजिट जितने भी तरह का होता है उस पर आपको वो देते हैं, और जो पैसा बचता है वो उनका प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल सिस्टम जो है आपका चलता है, इसको नॉर्मल बैंक्स कह सकते हैं हम लोग, इसको नॉर्मल यूनिवर्सल बैंक्स जो हम लोग कहते हैं उसको, ये यही काम वो करते हैं। डिफरेंशिएटेड बैंक्स का क्या कंसेप्ट है कि ये बैंक्स भी वही काम करेंगे, आपका बिल्कुल लोन देंगे, पैसा लेंगे, लोन देंगे, ठीक है। हो सकता है लोन नहीं, एक आध बैंक है इसमें जो लोन नहीं देते हैं लेकिन वो दूसरा पर्पस सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। लेकिन इनका क्या है कि इनका थोड़ा सा जो है अप्रोच जो है वो डिफरेंट रहता है। अप्रोच डिफरेंट क्या, इनके जो रेगुलेशंस हैं, ठीक है, इन पे जो इनका जो पर्पस है इन ये बैंक्स खोलने का, वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। ये काम अभी भी कर रहे हैं, लोग जो है पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, वो पैसा ये लोन्स में आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि किसी डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि उनका डोमेन फिक्स कर दिया जाए, हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह के बैंक्स को हम लोग एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर रख देते हैं, डिफरेंशिएटेड बैंक्स, ठीक है। अब इसमें देखिए पहला टर्म हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर एक इसका डेफिनेशन भी एक बार पढ़ लेते हैं। डिफरेंशिएटेड बैंक्स आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, लाइसेंस्ड बाय आरबीआई, ठीक है, आरबीआई से थ्रू तो लाइसेंसिंग लेना ही पड़ेगा। स्पेसिफिक बैंकिंग सर्विस, ठीक है, ये टर्म आप हमेशा ध्यान रखें, कहीं भी अगर आपको आएगा तो इसको ये जरूर लिखा रहेगा। स्पेसिफिक बैंकिंग सर्विस का मतलब क्या होगा कि वो बैंक सर्विस तो देंगे ही, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक होगा, ठीक है। सेम लोन देना होगा तो लोन वो किसी स्मॉल एंटरप्राइज को देंगे या किसी वीकर सेक्शन को देंगे, लेकिन वो लोन देंगे, ठीक है। सेम सर्विस दे रहे हैं लेकिन वो स्पेसिफिक लोगों को देंगे या स्पेसिफिक चीज़ के लिए जो है वो काम करेंगे, ठीक है। मेन है गिविंग लाइसेंस टू डिफरेंशिएटेड बैंक इज़ टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन पेमेंट, सबसे बड़ा बात यही था। देखिए नॉर्मल बैंक्स क्या होता है, जो बिजनेस ओरिएंटेड बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, या चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट हो, फॉरेन हो, इनका एम क्या रहता है कि ये प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो बहुत बार इनका क्या होता है कि प्रॉफिट कमाने के मतलब इनको जहाँ पर पैसा ज़्यादा मिलता है ऑब्वियसली ये बैंक वहाँ पे खोलेंगे। जो लोग इनसे ईजिली लोन ले लेते हैं और इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, उन्हीं लोग को ये लोन देंगे, ठीक है। तो इस तरह से तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से इनइक्वालिटी जो है वो सोसाइटी में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं पर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, वो इस तरह का करती है कि नहीं, आपको कुछ बैंक, एक तो पीएसएल नॉर्म्स आप जानते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है वो सब बैंक्स पे अप्लाई होता है, लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ स्पेशल बैंक्स भी बनाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके रूरल एरियाज़ या नीडी पीपल जो हैं उनके नीड को एड्रेस करता है, ठीक है। तो इसी के अंदर जो हम लोग डिफरेंशिएटेड बैंक्स को देखेंगे, सबसे पहले देखिए क्या है रीजनल रूरल बैंक। ये काफ़ी पुराना है, ठीक है, 1976 में के
आया था ये रीजनल रूरल बैंक एक्ट, इसके अंदर जो है ये इसको स्टैब्लिश किया जाता है। अब देखिए ये क्या है, ये भी एक तरह का डिफरेंशिएटेड बैंक है, ये सबसे पहला डिफरेंशिएटेड बैंक था हमारे कंट्री में। इसका मतलब क्या था, देखिए ये दे आर स्पेशल टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक है, ये अभी भी कमर्शियल बैंक है, इस बात को ध्यान रखिए। अभी भी इनका प्रॉफिट कमाने का मोटिव है, लेकिन प्रॉफिट कमाने के अलावा भी इनका एक और मोटिव क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, क्या देते हैं ये, कंसेशनल क्रेडिट देते हैं एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, कंसेशनल क्रेडिट जो है ये देते हैं एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में। ठीक है, अभी भी इनको कुछ पैसा रिटर्न होता होगा, प्रिंसिपल इंटरेस्ट आता होगा, पर उस इतना नहीं आता है कि इनको बोल देंगे कि इनका सोलली मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, आरआरबी देखिए अब इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है 50% स्टेक होता है, स्टेट गवर्नमेंट जहाँ का भी खुलता है वहाँ 15% होता है, और कमर्शियल बैंक का भी इसमें 35% स्टेक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप बहुत सारा है, आप किसी का भी एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका रीजनल रूरल बैंक जो है वो यूपी में भी बहुत सारा है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो आप इस तरह के बैंक्स का आप एक दो का नाम जान लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए द लोन इंटरेस्ट रेट्स कैन बी मोर देन, अब यहाँ पर क्या है, देखिए अभी कहा क्या कि इस बैंक का सोल मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं हो सकता। तो जब प्रॉफिट कमाना नहीं होगा तो क्या होगा, इस पर बैंक आरबीआई जो है या गवर्नमेंट जो है इस पर कुछ रेगुलेशन लगाएगी। ठीक है, या कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएगी कि देखिए यहाँ पर जैसे एक रेस्ट्रिक्शन क्या है कि इंटरेस्ट रेट कांट बी मोर देन प्रिवेलिंग लेंडिंग रेट्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन एरिया। अब आरआरबी जहाँ पर खुला है वहाँ पर जो इन एंड अराउंड जो आपका कोऑपरेटिव बैंक्स है उनका जो इंटरेस्ट रेट है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है उसका लोन का इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ये समझिए एक तरह का रिस्ट्रिक्शन है। अभी वो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है लेकिन कुछ उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही देखिए यहाँ पीएसएल नॉर्म्स है, पीएसएल नॉर्म्स क्या है, 75% जो है आपका। ठीक है, जिसको हम लोग ANBC कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो लोन का टोटल पैसा होता है उसका 75% जो है इन लोग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आपका क्या हुआ बताइए से, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वैसा लेंडिंग हुआ जिसके अंडर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा बड़ा कैटेगरी है, इसको आप देख सकते हैं एक बार, अगर गूगल भी कर लेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें वीकर सेक्शन होता है, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ होता है, और भी बहुत सारा होता है, SC STs होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो है क्राइटेरिया रहता है, इनको ही लोन देना रहता है। तो इसमें सोचिए आरआरबी में 75% जो भी टोटल लोन वो दे रहे हैं उसका उनको प्रायोरिटी सेक्टर में ही देना पड़ेगा। तो ये बैंक जो है, ये जो आरआरबी है टोटली जो है आपका नीडी सेक्शन को जो है वो एड्रेस करता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। उसके बाद देखिए क्या आता है, लोकल एरिया बैंक। ये भी काफ़ी पुराना है। ठीक है, ये भी इंट्रोड्यूस इन 1996 था। ये भी कुछ देखिए जितने भी तरह का डिफरेंशिएटेड बैंक्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो है बहुत इसका क्लियर डेफिनेशन आपको कहीं पे मिल जाए। ठीक है, ये बैंक्स का लेकिन क्या कहा है कि इसका सोल मोटिव ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाना है। ये क्या करेंगे, थोड़े से लोकल एरिया में जो पीपल हैं उनका फाइनेंशियल नीड्स को एड्रेस करेंगे, कम इंटरेस्ट पे लोन्स देंगे। ठीक है, और किसी सर्टेन पीपल को ही ये लोन दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, अर्निंग प्रॉफिट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द। ठीक है, अच्छा यहाँ पर है क्योंकि इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि दे आर ऑर्गेनाइज। यहाँ पर अब देखिए कि जो हमारा आरआरबी है उसमें आपने देखा गवर्नमेंट का स्टेक्स है। ठीक है, लेकिन लोकल एरिया बैंक्स जो खुलते हैं वो जनरली प्राइवेट एंटिटीज़ खोलते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट एंटिटीज़ जब खोलते हैं तो वो क्या करते हैं, उनका ऑब्वियसली उनका मोटिव जो रहेगा वो आपका प्रॉफिट कमाना रहेगा। ठीक है, और लोकल एरिया बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। लेकिन देखिए ये लोकल एरिया के लोग जो है, मतलब लोकल एरिया बैंक जो खुलता है और प्राइवेट एंटिटीज़ को खोलते हैं तो प्रॉफिट तो वो कमा रहे हैं, लेकिन उनका क्या है कि उनका कुछ रेस्ट्रिक्शंस इस तरह के कि उनको इस तरह से लोकेशन देना है कि जहाँ पर लोकल नीड्स का, जहाँ पर पीपल का नीड्स जो है वो सर्व हो पाए। ठीक है, भले वो प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन फिर भी वो ऐसे एरिया में खोलते हैं जहाँ पर बिल्कुल बैंक नहीं हो। ठीक है, अब जैसे आप किसी एरिया में बैंक खोल रहे हैं जहाँ पर बैंक नहीं है, ठीक है, तो आप प्रॉफिट कमाइए, लेकिन वहाँ पर लोगों को भी जो आपका फाइनेंशियल सर्विसेज मिल रहा है उसके वजह से उस एरिया का भी जो है डेवलपमेंट होगा। ठीक है, एट प्रेजेंट देर आर ओनली 4 लोकल एरिया बैंक्स। ठीक है, देखिए, और वो भी आपके साउथ इंडिया में है। तो ये काफ़ी प्रिवेलेंट बैंकिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं आता है कि लोकल एरिया बैंक जो है वो किस तरह का बैंक है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स जो है आपका, अच्छा ये जो है आपका ये स्लाइड हम लोग बाद में देखेंगे। उसके पहले देखिए हमारा आता है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि हमने क्या क्या देखा अभी डिफरेंशिएटेड बैंक्स में, हमने पहले देखा आरआरबी, उसके बाद एलएबी। ठीक है, उसके बाद आता है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक तीसरा, और चौथा आता है आपका पेमेंट बैंक। ठीक है, ये दोनों बैंक जो है ये काफ़ी, ये जो एलएबी और आरआरबी थी ये काफ़ी पहले इंट्रोड्यूस हुए थे। ये दोनों अभी ये करेंटली जो है आप कह सकते हैं इसको रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है,
पेमेंट बैंक तो काफ़ी रिसेंट है अभी। तो इसमें क्या होता है कि ये डिफरेंशिएटेड बैंक है, तो ऑब्वियसली इनका जो पर्पस होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है, नॉर्मल यूनिवर्सल बैंक से। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले इनको हम लोग क्या करते हैं, इन लोग कंट्रास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम लोग डिफरेंस वे में पढ़ेंगे एसएफबी और पेमेंट बैंक के बारे में तो हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग देखिए, सबसे पहले क्या है कि आप कोई भी बैंक जो खोलना चाहते हैं, चाहे वो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हो, आपका पेमेंट बैंक हो, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आके आरबीआई के पास आए कि हमको बैंक खोलना है, हमको बैंक खोलने दीजिए, ठीक है। तो उसका कुछ सर्टेन क्राइटेरिया जो है आरबीआई सेट की है, इसको आपको डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि 100 करोड़ कैपिटल आपका होना चाहिए, ठीक है, और आप रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट नहीं होने चाहिए। आप अगर कोई एक लोकल एरिया बैंक अगर पहले से कोई रन कर रहा है, ठीक है, वो भी जो है वो अप्लाई कर सकता है आरबीआई में एसएफबी बनने के लिए, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बनने के लिए, या कोई एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो भी अप्लाई कर सकता है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बनने के लिए, ठीक है। एमएफआईज जो है आपका माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी जो होते हैं छोटा मोटा लोन देते रहते हैं गाँव में, ठीक है, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं अगर इनके पास एनफ कैपिटल बेस है, इनका एनफ कैपिटल बेस है जो कि आरबीआई का क्राइटेरिया जैसा है, तो वो जो है ये खोल सकते हैं स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, ठीक है। इसके अलावा अभी रिसेंट भी एक चेंज किया गया है जिसमें आपका जो प्राइमरी जो अर्बन आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है, वो भी उनको भी अलाउ किया गया, आरबीआई ने अलाउ किया है कि आप भी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बनने के लिए, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया रखा है उन्होंने, लेकिन अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो वो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बन सकते हैं। आपको क्राइटेरिया की जानना ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक क्या होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसका पर्पस आगे क्या है, लेकिन पेमेंट बैंक का जो बनने के लिए जो आपका रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है 100 करोड़ कैपिटल रेसिडेंट इंडियन होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर जैसे हम लोग जो देख रहे थे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में, आप देख रहे होंगे इसमें जितने भी एलिजिबल लोग हैं, ये लोग या एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बेसिकली बैंकिंग सेक्टर के ही थे, ठीक है। लोकल एरिया बैंक भी पहले बैंकिंग का काम कर रहा था, एनबीएफसी भी है वो आपका फाइनेंस का ही काम करती है, ठीक है। तो एमएफआई भी फाइनेंस का ही काम करती है। तो ओवरऑल जो है ये क्या करती है, बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी जो लोग थे वो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बन सकते थे। लेकिन पेमेंट बैंक में क्या है कि पेमेंट बैंक में क्राइटेरिया, कैपिटल क्राइटेरिया तो सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपका डिफरेंट एंटिटीज़, बिजनेस एंटिटीज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक टेलीकॉम कंपनी है, जैसे जियो, अगर सोचे, अगर आज मुकेश अंबानी सोचें कि वो जो है खोलना चाहते हैं एक पेमेंट बैंक, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास एनफ कैपिटल बेस होगा, ठीक है, और वो जो है ईजिली अपना बैंक को खोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए पेमेंट बैंक जो है वो कोई दूसरे एंटिटीज़ जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ भी रहे हैं वो लोग भी खोल सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमारा इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, ये गवर्नमेंट का है, ठीक है, ये गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी लिमिटेड है ये, मतलब ये जो पब्लिक सेक्टर का जो है एक समझ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पेमेंट बैंक है। इसके बारे में आप पढ़ लें कि इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक जो हमारा बना है, ठीक है, काफ़ी सक्सेसफुल रहा है अभी तक वर्किंग उसका, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसका देखिए क्या है एरिया ऑफ ऑपरेशन। एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, जनरली वेयर डेंसिटी ऑफ यूनिवर्सल बैंक्स आर लो। अब देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। अभी जैसे हमने डिफरेंशिएटेड बैंक्स के स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि वो जो उनका पर्पस जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का क्या है पर्पस, कि वो उस एरिया में ज़्यादातर खोलना है जहाँ पर आपका नॉर्मल बैंक्स जो हमारा यूनिवर्सल बैंक्स जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया या एक्सिस, आईसीआई, इस तरह के बैंक्स जो हैं अवेलेबल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है। तो ये भी समझिए कि एरिया ऑफ ऑपरेशन का भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में। लेकिन देखिए पेमेंट बैंक में ऐसा कुछ नहीं है। पेमेंट बैंक में ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हम लोग आगे देखेंगे कि पेमेंट बैंक जो है उसका पर्पस थोड़ा दूसरा है, ठीक है। वो भी डिफरेंशिएटेड बैंक के अंदर ही आता है, लेकिन उसका पर्पस जो है वो दूसरा है। देखिए अब क्या है, जस्ट हम लोग देखते हैं, देखिए मेजर ऑब्जेक्टिव में आप समझ जाएंगे। देखिए मेजर ऑब्जेक्टिव में क्या है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक आपका माइक्रो इंडस्ट्रीज, स्मॉल फार्मर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर सोसाइटी, ठीक है, और उसको लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, ठीक है। ऑब्वियसली स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, छोटा लोन देगा, कुछ ऐसे सेक्टर्स के लोग को देगा। जैसे फॉर एग्जांपल सोचिए एक स्मॉल फार्मर है, वो यूनिवर्सल बैंक तो जा नहीं पाएगा, ठीक है, वो एसबीआई में जाके उसको लोन नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जाएगा, वहाँ से वो भले उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर वहाँ से लोन मिले, लेकिन वहाँ पर उसको ईजिली लोन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है पेमेंट बैंक क्या होता है। देखिए पेमेंट बैंक का मतलब क्या था, ये बैंक कंसेप्चुलाइज किया गया था इस तरह से कि जैसे आप सोचिए कि बिहार से या फॉर दैट मैटर यूपी से कोई एक वर्कर है, ठीक है, वो साउथ गया है, केरला गया है वो कमाने के लिए, और उसके पास ना कोई बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसके पास ना कोई वहाँ पर का एड्रेस प्रूफ है, कुछ नहीं है, ठीक है, उसके पास आधार हो सकता है, ठीक है, आधार तो आजकल सबके पास है।
तो वहाँ पर वो गया है, अब उसने वहाँ पर मतलब डेली वेजेस पर काम करना स्टार्ट किया। डेली वेजेस पे काम करने के बाद उसने जो पैसा कमाया, अब वो पैसा क्या है कि वो कैश में रख रहा है अपने पास, ठीक है। अब वो उसको घर अगर पैसा भेजना है अपना, तो वो कैसे भेजेगा? वो किसी बैंक में अगर अकाउंट खुलवाने जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर जाएगा, तो वहाँ पर ड्यू डिलीजेंस जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, एड्रेस प्रूफ दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, ठीक है। तो वो उसमें उसको परेशानी हो जाएगा, ठीक है, बैंक में अकाउंट खोलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि लोग जो है, अब तो काफ़ी बैंकिंग सिस्टम इम्प्रूव हो गया है। तो पेमेंट बैंक क्या करता है कि आपका ऐसा बैंक है जिसमें आपका कंप्लाइंस कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम है, ठीक है। आप जाइए, आप फ़ोन नंबर दीजिए अपना, आप आधार दीजिए, ठीक है, और मिनिमम जितना भी डॉक्यूमेंटेशन पे आपका एक बैंक अकाउंट खुल जाएगा। अब जैसे ये नॉर्मल बैंक है, ये आपको जैसे बैंक अकाउंट खुला, आपको एक डेबिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। आप अकाउंट का अपना ऑनलाइन स्टेटमेंट देख सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, और पैसा भी आप किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बैंक का पर्पस क्या है, देखिए क्या है, स्प्रेड ऑफ पेमेंट एंड फाइनेंशियल। अब जैसे अगर आपका बैंक में अकाउंट खुल गया, तो अब क्या है, आप यूपीआई से पेमेंट भी कर सकते हैं किसी को, ठीक है। तो आपका लाइफ जो है वो ईजी हो गया, उतना बैंक का भी आपको चक्कर नहीं काटना पड़ा अकाउंट खुलवाने के लिए, ईजिली बैंक में अकाउंट खुल गया। अब जितने भी तरह का फाइनेंशियल, अब ऑब्वियसली पेमेंट बैंक का जो है यूज़ जनरली माइग्रेंट लेबर्स हुए या स्टूडेंट्स हुए, कभी वो बाहर जाते हैं पढ़ने, तो उनको भी बैंक का अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो वो इस तरह का बैंक में आजकल अकाउंट खुलवा ले रहे हैं जहाँ पर उनको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना पड़े, ठीक है। तो इस तरह का जब वो करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि अब वो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो गया उनका, उनका जो प्रॉब्लम चल रहा था, उनको हैंडलिंग हो रहा था, कैश हैंडलिंग में भी जो प्रॉब्लम आ रहा था वो भी सॉल्व हो गया। तो यही यूज़ होता है पेमेंट बैंक का, ठीक है। अब देखते हैं क्या, देखिए रूरल पेनिट्रेशन क्या है, 25% ब्रांचेज इन अनबैंक्ड रूरल एरियाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एस एफ बी का एक रिक्वायरमेंट है कि आपको 25% जो अपना जितना भी आपका है ब्रांचेस, वो आपको अनबैंक्ड रूरल एरियाज़ में ही खोलना है। जैसे हमने कहा कि ये डिफरेंशिएटेड बैंक का पर्पस यही है कि प्रॉफिट तो आप कमाइए, लेकिन ऐसे जगह से कमाइए जहाँ पर बाकी बैंक्स नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो वही जाके इनको रूरल एरियाज़ में खोलना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए पेमेंट बैंक के साथ वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि माइग्रेंट लेबर्स जैसे शहर में काम करते हैं, तो पेमेंट बैंक ऑल ओवर जगह खुल सकता है, चाहे वो रूरल हो अर्बन हो, ठीक है। इसका कोई दूसरा पर्पस है, ठीक है। एसएफबी का दूसरा पर्पस है और पेमेंट बैंक का दूसरा पर्पस है, ठीक है। अब सीआरआर एसएलआर हमने जस्ट पढ़ा, सीआरआर अंडर आरबीआई एक्ट और एसएलआर अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेम एज प्राइवेट बैंक, इनको भी मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें भी क्या है, सेम एज प्राइवेट बैंक, बट हो सकता है कभी कभी इनको एसएलआर में कुछ एग्जाम्पशंस मिल जाए, क्योंकि इनके पास ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा नहीं रहता है, छोटा मोटा पैसा ही हैंडल करते हैं पेमेंट बैंक्स, मतलब इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंक्स। ऐसे तो पैसा काफ़ी हो जाता होगा, लेकिन यूनिवर्सल बैंक्स के रेस्पेक्ट में इनके पास काफ़ी कम पैसा रहता है, तो कभी कभी लीनियंट हो सकती है आरबीआई की, चलो भाई तुम कम ही एसएलआर रखो, लेकिन तुम जो है फंक्शन अच्छे से करते रहो, ठीक है। उसके देखिए डिपॉजिट है, ठीक है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। एसएफबी क्या है, एसएफबी को अगर आप डिपॉजिट्स, मतलब हम जो पैसा जाके जमा करना चाहते हैं, तो हम जाएँ तो 1 करोड़ रुपये भी जमा कर सकते हैं, 2 करोड़ रुपये भी कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है पैसा जमा करने में, ठीक है। लेकिन क्या है, इसमें है डिमांड डिपॉजिट, आप जो है 1 लाख पर ईयर पर कस्टमर ही कर सकते हैं, ये पेमेंट बैंक का एक रेस्ट्रिक्शन है। अब बताइए ये रेस्ट्रिक्शन इसलिए है क्योंकि आप सोचिए इस बैंक में अकाउंट खुलवाना आसान है, ठीक है। जब अकाउंट खोलना आसान है आपका, तो इसमें ब्लैक मनी भी पार्क करना इजी है, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या सोची कि इसको ऐसा नहीं है कि पेमेंट बैंक को हम लोग एक ब्लैक मनी पार्क करने का एक जगह बना दे, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या करती है, इसमें कुछ डिपॉजिट पर जो है वो रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अब एक बात ध्यान दीजिए कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स का जो है वो लोन दे रही है, ठीक है, वो भले नीडी लोग को लोन दे रही है, लेकिन वो लोन तो दे रही है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पेमेंट बैंक का जो मेनली काम है, वो काम है तुम पैसा जमा करो बैंक में, ठीक है, और जो तुमको फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, ठीक है, जैसे तुम्हारा डेबिट कार्ड हुआ, तुम यूपीआई करना चाहते हो, ठीक है, या तुम और भी कोई फंक्शंस जो करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो, लेकिन तुम लोन नहीं ले सकते हो पेमेंट बैंक से, ठीक है। तो जब आप लोन पेमेंट, यानी आप समझ लीजिए कि पेमेंट बैंक जो है वो लोन नहीं देता है, इस बात का ध्यान रखें, पेमेंट बैंक जो है वो लोन नहीं, तो जब पेमेंट बैंक लोन नहीं देता तो ऑब्वियसली वो क्रेडिट कार्ड भी नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा क्यों, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो है वो आपका एक तरह से लोन है, भले आपका जो उसका बिलिंग साइकिल होता है वो 1 मंथ का होता है, आपने जितना खर्च किया आपको फिर 1 महीने के बाद वो पैसा देना पड़ता है, लेकिन स्टिल वो एक लोन है, ठीक है। तो इसीलिए होता है कि पेमेंट बैंक जो है वो लोन्स नहीं देती है, इसलिए वो है क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं करती है, ठीक है। और सेम गोज़ विथ आपका स्मॉल फाइनेंशियल बैंक क्या है कि आपका लोन्स देती है, तो वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों देती है, ठीक है। उसके बाद क्या देखिए यहाँ पर है लोन्स में, अभी हमने जस्ट कहा कि लोन्स जब दे रही है तो उसमें यहाँ पर भी है 75% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, एएनबीसी इसको कहते हैं, ये टर्म है। एएनबीसी वो होता है जो टोटल पैसा जो बैंक्स जो है वो क्रेडिट में देती है,
ठीक है। तो इसका जो है 75% जो है स्पेशल मतलब जो आपका स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स है, इसको नीडी लोगों को या मतलब जो है PSL जो आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसमें देना पड़ता है, ठीक है। और इसका एक और क्या है कि इसमें जो लोन्स होने चाहिए, जो लोन पोर्टफोलियो जितना भी वो लोन दे रहा है उसमें 50% जो है आपका वो होना चाहिए एडवांसेस अप टू, मतलब वो 25 लाख या 25 लाख से कम तक का लोन होना चाहिए। इससे ये इसका ये मतलब होता है कि जनरली जो है आप अगर लोन्स दे रहे हैं तो आप छोटा लोन्स दें, ठीक है, छोटा लोन्स दें। ऑब्वियसली बड़ा लोन जो है वो बड़ा पार्टी लेने लगेगा, ठीक है, छोटा लोन तो आप दें, छोटे लोग को दें, ठीक है। तो इस तरह का भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन या क्रेडिट का अवेबिलिटी जो है ज़्यादा लोगों तक हो पाए, ठीक है। और जब इसमें पेमेंट बैंक में तो लोन देना ही नहीं है तो कोई PSL नॉर्म्स भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा क्या, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और पेमेंट बैंक में जो है मेजर डिफरेंस क्या होता है, और इसको हम लोग डिफरेंस की मदद से जो है अच्छे से समझ गए। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आता है हमारा, देखिए अब हमने पढ़ लिया पूरा आपका कॉमर्शियल बैंक, आपका प्राइवेट, पब्लिक, फॉरेन और उसका डिफरेंशिएटेड, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए कमर्शियल बैंक में हमने स्टार्टिंग में क्या किया, इसका ये है प्रॉफिट एम है, इसका क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, काफ़ी ज़्यादा इसका मोटिव्स हो सकता है, ठीक है। उसके देखिए अब हम लोग आते हैं कि मेजर डिफरेंसेस क्या है। रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग BR एक्ट, जो आप जहाँ पे लिखा है समझिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। कमर्शियल बैंक्स आपके जितने भी हैं उनको उनका प्राइमरी लेजिस्लेशन जो है जिसके थ्रू RBI उनको जो है वो मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है, पिनलाइज करता है, जैसे आप प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन सुनते हैं या फिर फॉर दैट मैटर कोई भी तरह का जो कमांड करता है RBI कि तुमको ये काम करना पड़ेगा, वो सब होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या होता है, इट इज़ रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग लॉज एप्लीकेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1965। ये एक एक्ट है जिसके अंदर जो है RBI को पावर मिलता है कि आप कोऑपरेटिव बैंक्स को भी रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी जो है वो भी एप्लीकेबल है कोऑपरेटिव बैंक्स पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बस एक डिफरेंस हम लोग आगे देखेंगे कि कोऑपरेटिव बैंक्स में जो आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है जिसको हम लोग PACS बोलते हैं, जो कि आपका रूरल विलेज लेवल पर जो है आपका प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, एक तरह से कह सकते हैं, वो जो है आपके RBI के कंट्रोल में नहीं आता है, वो स्टेट उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल कोऑपरेटिव बैंक्स का बात करें तो वहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एप्लीकेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1965 के अंडर रेगुलेट होता है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर भी रेगुलेट होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इट इज़ ऑल्सो बाई स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़, जिसको हम लोग अभी आप समझेंगे आगे, जस्ट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए इसके यार क्या है, ये तो रेगुलेशन का, और ये बैंक्स जो बनते हैं, ठीक है, ये बनते कैसे हैं, जब तक ये इनका रजिस्ट्रेशन जो होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर होता है, ठीक है। ये एक बैंक कोई कंपनी है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसका कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया आपका बैंकिंग रजिस्ट्रेशन एक्ट में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, और वो फिर ही बैंक बनता है, ठीक है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या होता है या कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या होता है कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंक बना रही है, ठीक है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ एक्ट ऑफ स्टेट में कहीं भी जहाँ पर भी स्टेट है, हर स्टेट का जानते हैं आप कोऑपरेटिव एक्ट होता है, ठीक है, वहाँ पर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह रजिस्टर होती है। उसके बाद क्या होता है कि वो रजिस्टर तो हो जाती है और उसके बाद उनको RBI को नोटिफाई करना पड़ता है कि हम एक बैंक बना लिए हैं। उसके बाद वो जो ये 2 एक्ट है, ठीक है, इसके अंडर जो है वो उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ क्या होता है कि कुछ जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, खास करके अर्बन जो आपके होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल का बात नहीं कर रहे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो मेजर आपके होते हैं, कभी कभी एक ही स्टेट में उनका पूरा वर्किंग होता है, कभी कभी क्या होता है कि वो 2 स्टेट मतलब 2 स्टेट में वो काम कर रहे होते हैं, जैसे UP और बिहार, ठीक है, या हिमाचल और पंजाब, ऐसा हो सकता है कि दो स्टेट्स में वो फंक्शन करें। तो उस केस में क्या होता है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट होता है, उसके अंदर उनको रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि RBI तो इसको कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से ही पावर मिलता है और बैंकिंग लॉज एप्लीकेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1965 से भी मिलता है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये बैंक्स आपके स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर भी रजिस्टर होते हैं, इसीलिए उनका जो है स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ भी उनको रेगुलेट करता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। इसी कारण कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या होता है ऑफ मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम टसल चलते रहता है RBI और स्टेट के बीच में कि इनको रेगुलेट कौन करेगा। लेकिन अब जो है आप अभी सुने होंगे रिसेंटली जो आपका PMC वाला फ्रॉड हुआ था, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स में अभी जो है बहुत सारा जगह पे आपका
मतलब एनपीए इशू हो रहा है या फेल होने का इशू आ रहा है, तो आरबीआई जो है बोल रही है कि नहीं अब ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि लोग इसमें पैसा डालते हैं तो हम तो रेगुलेट करेंगे ही करेंगे। क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या होता है, जब बैंक फेल हो जाता है तो लोगों का ट्रस्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर स्टेट्स का भी कंट्रोल है और आरबीआई का भी कंट्रोल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, देखिए एरिया ऑफ ऑपरेशन इज़ मच लार्जर, ऑब्वियसली कॉमर्शियल बैंक आपको ऑल ओवर इंडिया में रहता है, हर जगह रहता है। कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या होता है, लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड एरिया में भी अर्बन का कुछ जो है, कुछ अर्बन में तो काफ़ी कम रहते हैं, जनरली आपके रूरल एरियाज़ या मतलब वैसा सेमी अर्बन एरियाज़ में जो है इनका पेनिट्रेशन ज़्यादा रहता है। ऑब्वियसली इनका पेनिट्रेशन ज़्यादा इसलिए रहता है वहाँ पे क्योंकि वहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक कल्चर डेवलप होता है, वहीं पर जहाँ पर डेवलप होता है वहीं पर ये बैंक्स खुलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, कमर्शियल बैंक्स आर जॉइंट्स, ठीक है, जो स्टॉक कंपनीज हैं इनकॉर्पोरेटेड एज बैंकिंग कंपनी, देखिए बैंकिंग कंपनी रहते हैं और ऑपरेट करते हैं फॉर प्रॉफिट मोटिव। सेम है, कोऑपरेटिव बैंक्स आर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर्क्स फॉर सर्विस मोटिव, जिसका हमने कि ये प्रॉफिट है ये सर्विस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बोरोवर्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर ओनली अकाउंट होल्डर्स, ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग पावर। अब देखिए क्या होता है कि आपके कमर्शियल बैंक्स में क्या होता है कि आपने अकाउंट खोला, ठीक है, आपने अकाउंट खोली और आप जाके वहाँ पर बैंक में आप पैसा ले सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, लोन ले सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन आपका बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन में या बैंक का जो ऊपर का जो कह सकते हैं आपका बोर्ड्स है, जो डिसाइडिंग पैनल होता है, उसमें आपका कोई से नहीं है, ठीक है। आप एक सिंपल कस्टमर हैं, आप पैसा जमा करेंगे, लोन लेंगे, लोन चुकाएंगे, ठीक है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है, क्योंकि क्लोज्ड बैंक्स होता है काफ़ी, क्योंकि कुछ जैसे कुछ एरिया में कुछ मर्चेंट्स हैं या कुछ ट्रेडर्स हैं या फिर फॉर दैट मैटर कोई क्रॉपिंग का कोई काम कर रहे हैं, तो उन लोग मिलकर ही कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है। उन लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, उन लोग लोगों का पैसा जो है वो लेते हैं और फिर लोगों का पैसा ही वो इधर उधर आपस में बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका लोन जो टेकर होता है, ठीक है, उसका से होता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वही लोग बेनिफिशियरी हैं, जो पैसा इधर उधर से ला रहे हैं वही लोग आपस में पैसा जो है एक दूसरे को बांट रहे हैं। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक्स बोरोवर्स जो है वो मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोर्ड मेंबर भी जो आपके हैं वो बोरोवर्स रहते हैं, ठीक है, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं क्रेडिट पॉलिसी और वोटिंग पावर, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर आपका क्या है, ये जो है इनके पास वोटिंग पावर रहता है, लेकिन यहाँ पर भी वोटिंग पावर जो रहता है इनके कैपिटल शेयर के अनुसार नहीं रहता है, जनरली 1 वोट 1 पर्सन रहता है, 1 पर्सन 1 वोट रहता है। तो ये काफ़ी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इन लोग आपस में इक्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं और इस तरह से फंक्शन करते हैं। लेकिन आपका कमर्शियल बैंक्स में क्या होता है, इसमें तो जो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर है, फॉर एग्जांपल अगर एक प्राइवेट का बैंक कमर्शियल बैंक का बात करें, तो अगर उसमें कोई प्राइवेट एंटिटी जिसका सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, तो वो डिसाइड करेगा कि लोन जो है वो कैसे देना है, किसको देना है, प्रॉफिट कैसे कमाना है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है कस्टमर्स का जो है वो से नहीं होता है। उसके बाद देखिए क्या है, कमर्शियल बैंक्स प्राइमरी फंक्शन इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड ग्रांट लोन्स टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक क्या है, इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एंड पब्लिक एंड ग्रांट लोन्स टू फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन, ठीक है। तो सेंटेंस है ही आप समझ रहे हैं। उसके बाद क्या है, लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स और हायर कंपेयर टू कमर्शियल बैंक रेट्स। अच्छा यहाँ पर देखिए क्या है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपका डिमांड डिपॉजिट होता है वो कमर्शियल बैंक में अगर आप करते हैं तो कितना 3 या 4% देता है आपको सेविंग्स पे, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पर आपको कोऑपरेटिव में जो है वो ज़्यादा देते हैं, ठीक है। ये जनरली इंसेंटिवाइज करते हैं कि आप जो है अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव बैंक्स में रखें। लेकिन कमर्शियल बैंक का क्या होता है कि वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा देंगे तो उनका प्रॉफिट में जो है मार्जिन कम हो जाएगा, तो इसलिए जो है वो एक मेंटेन करके रखते हैं कि इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डिफरेंस देखा। अब आते हैं हम लोग, ये तो हमने पढ़ लिया कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। एक बार आगे बढ़ने से पहले क्या करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स का एक बार हायरार्की भी देख लेते हैं, क्योंकि आपसे इस पे बेस्ड कभी क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। देखिए कोऑपरेटिव बैंक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका अर्बन, ठीक है, एक हो गया आपका अर्बन, ठीक, और एक हो गया आपका रूरल, ठीक है। रूरल के विदिन जो है ऐसा हायरार्की जो है वो फॉलो होता है, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके आरबीआई के साइट से लिया हुआ है, ये आप देखिए समझिए इस तरह से कि कोऑपरेटिव बैंक्स का जो है वो कोई डेफिनेट कैटेगरी नहीं बनाया गया है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से जो नॉर्मल जो हम लोग कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, उस तरह से हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि एक हम लोग अर्बन डिफाइन करते हैं, एक रूरल। अर्बन का मतलब क्या हुआ कि वैसे कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि आपके अर्बन एरिया के नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। अर्बन एरियाज़ या सेमी अर्बन एरियाज़ में जो है जो बैंक्स खुलते हैं जो कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं उनको हम लोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। इसको कहते हैं यूसीबी, या इसको प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी बहुत जगह आपको दिखा मिलेगा, याद रखें प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक,
ठीक है, अगर आपको कहीं मिले तो उसका मतलब होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या रूरल में क्या होता है, जनरली इसमें एक हायरार्की होता है। सबसे हम लोग नीचे से चलते हैं। सबसे पहले देखिए विलेज लेवल पे आपका क्या होता है, पीएसीएस। ठीक है, एकदम जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, समझ लीजिए इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि जनरली आपके फार्मर्स या फिर आपके जो वहाँ पर जो सेलर्स होते हैं वो वैसा मिलकर कुछ ऐसा बनाए सोसाइटी। ठीक है, जो कि कोऑपरेटिव तरह से एक्ट कर रहा है, लोन दे रहा है लोगों को, आपके जो ग्रोअर्स हैं वहाँ पे फार्मर्स हैं उनको लोन दे रहा है। ठीक है, तो उस लेवल के जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है या कोऑपरेटिव बैंक को हम लोग पीएसीएस बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे प्राइमरी लेवल हुआ क्योंकि ये रूरल का है और सबसे विलेज लेवल पे है। उसके ऊपर क्या होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, जिसको हम लोग सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स बोलते हैं। ठीक है, सीसीबी कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें कि आपका सीसीबी जो है वो पीएसीएस से ऊपर आता है। ठीक है, और उसके ऊपर जो है स्टेट लेवल पे जो है उसको बोलते हैं एसटीसीबीज। ठीक है, ये बस एक कैटेगराइजेशन है, आपको पता है तो अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि पीएसीएस जो है ना ये टोटली आप जैसे इसमें जितने कोऑपरेटिव बैंक्स हैं सब तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर होते हैं। ठीक है, पीएसीएस भी वैसे ही रजिस्टर होता है, लेकिन पीएसीएस को क्या होता है ना, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बाहर है। ठीक है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बाहर है तो आरबीआई जो है इसको रेगुलेट नहीं कर पाता है। ठीक है, इस पे जो है आरबीआई ने काफ़ी पहले भी जोर दिया है कि वहाँ पीएसीएस भी मतलब रेगुलेशन में आना चाहिए, लेकिन स्टेट्स जो है वो जो है इस पे नहीं चाहते हैं कि वो इसको रेगुलेट हो, क्योंकि इसका वर्किंग जो है वो थोड़ा डिफरेंट तरीक़ा से होता है। तो अभी तक जो है ये आरबीआई के एम्बिट में नहीं है, लेकिन ये दोनों जो है स्टेट आपका एसटीसीबी और सीसीबी जो है ये दोनों आपके आरबीआई के अंडर आते हैं। तो कहीं आपको क्वेश्चन आए कि आरबीआई जो है किसको रेगुलेट करता है, तो ये दोनों को करता है और ये इसको नहीं करता है, और इसको भी करता है। ठीक है, आपका अर्बन प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है, इसको तो करता ही करता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या होता है, नाबार्ड है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाबार्ड आपका एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट बैंक जो है आपका, ये भी क्या करता है, ये दोनों को मतलब एसटीसीबी और सीसीबी का मॉनिटरिंग करता है। इस बात का आप ध्यान रखें। नाबार्ड ऐसे आरआरबी का भी जो आपका रीजनल रूरल बैंक है उसका भी मॉनिटरिंग का काम उसको आरबीआई ने दिया है, और गवर्नमेंट भी करती है उसका, क्योंकि नाबार्ड जो है वो गवर्नमेंट बॉडी है, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से भी इनका जो है एक बार मॉनिटरिंग करते रहती है। तो यहाँ पर समझे कि जो एसटीसीबी और सीसीबी है इसका मॉनिटरिंग नाबार्ड भी करती है अपार्ट फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, तो इस तरह का कहीं क्वेश्चन आए आपको अगर, तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हमारा आ गया दूसरा वाला टर्म। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने बैंक पढ़ लिया। ठीक है, बैंकिंग हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वैसे इंस्टीट्यूशंस हुए जिनका प्राइमरी एम जो है या प्राइमरी वर्क जो है वो बैंक वाला काम नहीं है। बैंक का काम क्या होता है, डिपॉजिट लेना, लोन देना। ठीक है, वो काम। उसके अलावा भी बहुत सारा फाइनेंशियल काम होता है हमारे इकॉनमी में, तो वो सब काम जो कंपनीज करती हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं उसको हम लोग इसमें कैटेगराइज करेंगे। कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, अगर टोटल पूरे कैटेगरी को जो बैंक के अलावा है उनको कह सकते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसमें पहला कैटेगरी, इसके विदिन जो है एनबीएफआई के विदिन जो है पहला आता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसको डीएफआई भी कहते हैं बहुत जगह। ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कहीं पर, हम लोग को यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना है। या इनको कभी कभी स्पेशलाइज्ड बैंक्स भी कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखें। इनको कभी कभी स्पेशलाइज्ड बैंक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इनका काम डायरेक्टली मतलब ऐसा नहीं है कि हम जाके इनसे लोन ले सकते हैं या हम जाके पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली या तो बैंक को पैसा देते हैं या तो कोई स्कीम मॉनिटर करते हैं या कोई दूसरे इनका कुछ दूसरा पर्पस है। लेकिन ये जो है बैंकिंग से रिलेटेड काम नहीं करते हैं, लेकिन फाइनेंसेस का या फाइनेंशियल वर्क जो है वो करते हैं। जैसे पहला देखते हैं एग्जिम बैंक। ठीक है, ये क्या है, एग्जिम है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसमें क्या है कि आपका 100% ये गवर्नमेंट ओन्ड है और हेल्प करता है एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में। ठीक है, ये क्या करता है, ये कभी कभी आपको जो है करेंसी, आपको जैसे एक्सपोर्टर को कभी अचानक से पैसे का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, या फिर कोई स्कीम आया है गवर्नमेंट का जिसमें वो एक्सपोर्टर इंपोर्टर को जो है हेल्प करना चाहती है, तो वो थ्रू इस बैंक के करती है। ठीक है, एग्जिम बैंक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है क्योंकि ये हमारा जो ट्रेड होता है उसको सपोर्ट करती है और बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये पोजीशन होल्ड करती है इंडिया के ट्रेड में। ठीक है, वैसे देखिए नाबार्ड क्या है, नाबार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड बैंक है। ठीक है, ये भी पूरी तरह से 100% गवर्नमेंट ओन्ड है ये। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आरआईडीएफ। ठीक है, आरआईडीएफ क्या होता है कि आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता है। ठीक है, ये फंड वैसा फंड है कि जैसे देखिए बैंक्स को क्या होता है, पीएसएल नॉर्म्स फॉलो करना पड़ता है। हम लोग पढ़े थे कमर्शियल बैंक्स पे पीएसएल नॉर्म्स लगता है, तो जब पीएसएल नॉर्म्स उनका जो
का ये होता है, मतलब जो क्राइटेरिया है फिक्स, अगर वो नहीं मीट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो जो पैसा जो उनको फ़ाइन में देना पड़ता है वो पैसा यहाँ आ जाता है, ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और इसमें गवर्नमेंट भी जो है कुछ पैसा कभी कभी डालती है। तो ये फंड को जो है ये मैनेज करता है आरबीआई, मतलब नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड जो है इसको मैनेज करता है। इसके अलावा क्या करता है, सुपरविजन करता है कोऑपरेटिव बैंक्स का, रीजनल रूरल बैंक्स का, रीफाइनेंसिंग ऑफ लोन्स करता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बैंक्स जो हैं वो लोन्स देते हैं किसी छोटे एमएसएमई को या स्मॉल के, तो किसी स्कीम के अंदर हो सकता है कि नाबार्ड जो है वो लोन को रीफाइनेंस कर दे उस बैंक के लिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि लोन जो है वो फर्दर लोगों के पास पहुंचने लगता है। और उसके बाद क्या है, इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ स्कीम्स। वो आप बहुत सारा स्कीम्स जानते हैं जो कि आरबीआई मतलब नाबार्ड मॉनिटर करता है, जैसे आपका शक्ति स्कीम है, एसएचजी का जो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन का स्कीम है, बहुत सारा स्कीम है जो कि आपका नाबार्ड डायरेक्टली मॉनिटर करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आता है सिडबी। सिडबी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ये देखिए इसका ओनरशिप जो है वो एसबीआई, एलआईसी, आईडीबीआई, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और भी इसमें कुछ लोग हैं इसके ओनर्स, ठीक है, मिलके जो ये खोले थे। इसका काम यही था कि स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, जो कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होता है उसको फंड करने का, ठीक है, एंटरप्राइज है, ठीक है। इसके अंदर भी एक एसएडीएफ फंड आता है, इसको भी ये मॉनिटर करता है, ठीक है। और ये जो है इसके अलावा क्रेडिट गारंटी, मुद्रा स्कीम्स के अंदर भी बहुत सारा लेंडिंग और बैंक्स को हेल्प करता है, ठीक है। डायरेक्ट लेंडिंग नहीं करता है, इस बात का ध्यान रखें। या किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है, जैसे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसको फाइनेंस भी कर देता है। उसके अलावा क्या है देखिए, नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 100% गवर्नमेंट ओन्ड है। इससे पहले ये आरबीआई का इसका ओनरशिप था इसमें, ठीक है, इसको अब खत्म, गवर्नमेंट जो है वो पूरा खरीद ली है इस चीज़ को, अब जो है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट ओन्ड हो चुका है, ठीक है। ये ऑपरेट करता है स्कीम, जैसे आपने सुना होगा पीएम आवास योजना, उस समय भी ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। उसके अलावा ये रेसिडेक्स निकालता है। रेसिडेक्स जो है आपका, रेसिडेक्स जो है रेसिडेंशियल, मतलब जो आपका प्रॉपर्टीज़ है उसका जो रेट्स में जो डिफरेंस, जैसे एक तरह से इन्फ्लेशन तरह का रेट है जो प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के रेट में कितना चेंज आ रहा है उसको भी ये मेज़र करता है, ठीक है। ये अपना एक रेसिडेक्स इंडेक्स निकालता है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आता है, हमने देख लिया अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, पहले देख लिया ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद हमारा आता है एनबीएफसी, ठीक है। एनबीएफसी जो है काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है, हम लोग को क्या करना है, थोड़ा कैटेगराइज करना है उस चीज़ को। तो एनबीएफसी आप समझ लीजिए कि वैसा कंपनी, ठीक है, जनरली एनबीएफसी जो होता है वो एक कंपनी होता है, क्योंकि समझ में आपके नाम में ही समझ रहे कंपनी है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। तो कंपनी है तो ये क्या है, ये कंपनीज एक्ट जो है हमारा जो आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो इसको ऊपर से सुपरवाइज करती है। तो उस ये जो हमारे कंट्री में अगर कोई भी, चाहे प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट लिमिटेड या आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या जो भी होता है आपका, जो भी, तो वो सब इस एक्ट के अंदर ही होता है, ठीक है। जितने भी आपने, अगर आपको कोई काम करना है, कोई कंपनी रजिस्टर करना है, तो आप कंपनीज एक्ट में ही रजिस्टर करते हैं। तो वैसे ही ना, आपका कोई फाइनेंशियल कंपनी है जो नॉन बैंकिंग है, ठीक है, एनबीएफसी जिसको कहते हैं, वो भी आपका एक तरह का कंपनी है और कंपनीज एक्ट में वो रजिस्टर करता है। तो वो कंपनीज़ का जो रूल है वो फॉलो उसको करना पड़ेगा, ठीक है। बैंक वाला रूल नहीं है, बैंकिंग रेगुलेशन वाले में नहीं आता है ये, समझिए इस बात को, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनीज़ का जो रूल बनता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखता है, ठीक है। तो वो सब रूल्स जो है वो एनबीएफसी को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एनबीएफसी जो बेसिकली आपके फाइनेंसेस में होते हैं, ठीक है, ऐसे एनबीएफसी का बहुत ब्रॉड कैटेगरी, मतलब उसका अगर हम लोग उसको कैटेगराइज करेंगे तो बहुत, हम लोग आगे देखेंगे कि बहुत तरीके से होता है। लेकिन प्राइमरी अगर सोचिए कि अगर वो फाइनेंशियल सर्विसेज में है, ठीक है, जैसे आपका कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कोई है, बन गया है, या फिर फॉर दैट मैटर कोई दूसरा फाइनेंसिंग कंपनीज है, ठीक है, जिसका मेजर काम है फाइनेंसिंग वाला, तो उसमें भी आपका दो तरीका का होता है, एक होता है डिपॉजिट टेकिंग, एक होता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कुछ क्या होता है, कुछ एनबीएफसी जो है आपसे पैसा ले सकता है, आप वहाँ जाके डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, और ये फिर जो है आगे बिजनेस करता है, फाइनेंस करता है, और ये आपका पैसा आपको लौटाएगा, ठीक है। तो इस तरह के एनबीएफसी को हम लोग बोलते हैं डिपॉजिट टेकिंग। और एक होता है कि ये पैसा वैसा कुछ नहीं लेता है, ठीक है, ये डायरेक्टली जो है मार्केट से पैसा उठाता है, किसी को लोन देगा, किसी को कहीं पे इन्वेस्ट करेगा, और जो है वो फिर पैसा कमाता है। जनरली इन लोग जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या बड़े बड़े कंपनी को फंड करते हैं, ठीक है। तो उस तरह का ये एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है। उसका दे आर अब देखिए क्या होता है कि एनबीएफसी, अभी हमने जस्ट कहा कि अगर उसका मेजर काम जो है वो फाइनेंसेस वाला ही है, तो उस केस में जो है उसको ज़्यादातर केसेस में उसको आरबीआई रेगुलेट करती है। लेकिन एनबीएफसी का काम सिर्फ जो है फाइनेंसेस से नहीं होता है, और भी कुछ कुछ काम कर सकती है, या और भी डोमेन में वो काम कर सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि डोमेन के हिसाब से जो है उसको हम लोग एनबीएफसी को डिफाइन करेंगे। देखिए कुछ क्या है,
कुछ एनबीएफसी क्या है जिसको डायरेक्टली आरबीआई रेगुलेट करती है, जैसे जैसे आपका कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हुआ, ठीक है, जो कि इन्वेस्ट करती है आपकी, जो दूसरे कंपनीज़ को लोन देती है, कुछ शॉर्ट टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लोन जो देती है। जैसे अभी आप रिसेंटली सुने होंगे IL&FS जो है आपका, अभी हुआ था थोड़े दिन पहले, क्राइसिस हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइसिस था, काफ़ी अफेक्ट हुआ था हमारा फाइनेंशियल सिस्टम। तो वहाँ पर वही हुआ था कि लॉन्ग टर्म लोन्स को फाइनेंस किया जा रहा था शॉर्ट टर्म इससे। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि IL&FS भी जो है आपका कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये भी एक तरह का एनबीएफसी है, ठीक है। और ये एनबीएफसी किस तरह का है, ये आपका एनडी है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा पढ़ना चाहते हैं तो IL&FS के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन आप समझिए कि ये जो है इस तरह का एनबीएफसी को रेगुलेट करती है आरबीआई, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज भी होती है, आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी होता है, वो भी आपका कंपनीज एक्ट में ही रजिस्टर होता है। तो उस तरह के भी जो होते हैं, ठीक है, जैसे मुथूट फाइनेंस है, ठीक है, मुथूट फाइनेंस है, या फॉर दैट मैटर आपका बहुत सारा आजकल जो गोल्ड लोन्स वाला कंपनी है। तो ये क्या है कि ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली बैंकिंग का काम नहीं कर रहा है, लेकिन पैसा जो है ये मार्केट में दे रहा है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस को ये होते हैं कंपनीज एक्ट में रजिस्टर, और इनको रेगुलेट करती है आरबीआई, ठीक है। इनका प्राइमरी एम क्या है, इनका प्राइमरी एम है पैसा देना कंपनीज को या लोगों को, ठीक है। लेकिन ये जो है डिपॉजिट नहीं लेते हैं, ठीक है, इन लोग डिपॉजिट नहीं लेते हैं, लेकिन इन लोग का मेन काम है फाइनेंसिंग करना। तो जिस एनबीएफसी का मेन काम है फाइनेंसिंग करना, वो जो है आरबीआई उसको रेगुलेट करती है। उसके बाद ये क्या आता है, सेबी क्या है, सेबी का बहुत ब्रॉड कैटेगरी है जिसके अंदर जो है ये रेगुलेट कर, जैसे में आपका म्यूचुअल फंड कोई कंपनी है, म्यूचुअल फंड क्या करता है, लोगों का पैसा लेता है, उसको स्टॉक मार्केट में बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, और जो पैसा कमाता है वो जो अपने फिर से जो उसके बायर्स हैं उसमें वो बांट देता है। हेज फंड हुआ, इन्वेट्स हुआ, आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, और इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रियल स्टेट वाला जो होता है। तो इस तरह का जो है अब जितना भी आता है, जैसे वेंचर कैपिटल फंड हुआ, ये सब आपका सेबी के अंदर आता है। IRDA क्या है, आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी ये है, इसके अंदर आता है आपका जनरल इंश्योरेंस वाला जितना कंपनीज़ है, लाइफ इंश्योरेंस वाला जितना है, ये सब जो है इसमें आता है। PFRDA में आपका पेंशन फंड से रिलेटेड जो भी आपका कंपनीज जो पेंशन फंड हैंडल करती है उसको, जैसे आपका रेगुलेट NPS एंड पेंशन स्कीम विच PFRDA एक्ट अप्लाइज, ठीक है, आप पेंशन NPS को जानते हैं। तो NPS भी बहुत सारे कंपनीज जो है जिसको हैंडल करती है, तो उसको जो है रेगुलेट करती है PFRDA, ठीक है। उसके बाद आता है NHB क्या करती है, वैसे कंपनीज जो हाउसिंग फाइनेंसेस कंपनी आप सुने होंगे बहुत सारा होता है, जो कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को या हाउसिंग लोन्स को, या कोई बैंक अगर लोन देना चाह रही है हाउसिंग का तो उसको लोन देती है। तो उस तरह का जो बिज़नेस में जो कंपनीज़ है, उस जो हाउसिंग खास करके रिलेटेड है, वो उसको रेगुलेट करती है नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। तो ये आप एक तरह से समझिए, ऐसा यहाँ पर जो है कैटेगरी डिफाइन कर दिया गया है रेगुलेटर के अनुसार, ठीक है। ऐसे तो एनबीएफसी का मेन काम है वो फाइनेंशियल का काम करती है, जो आपके आरबीआई के अंदर आ गया, जिसमें हमने देखा एक होता है डिपॉजिट टेकिंग, एक होता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग, ठीक है, और इसको जो है रेगुलेट करती है आरबीआई। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्या है, हमारा ख़त्म हो गया बैंकिंग का कैटेगरी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हमने देख लिया। अब हम लोग आ गए हैं स्ट्रेस एसेट पे, ठीक है। स्ट्रेस एसेट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए, एनपीए का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री में, तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेस्ड एसेट, सबसे पहले वर्ड देखिए एसेट। एसेट क्या है यहाँ पर, एसेट हमने पहले भी बैंक में पढ़ा था, आरबीआई वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो हर बैंक का कुछ एसेट होता है, कुछ लाइबिलिटीज़ होता है। तो लोन जो बैंक देती है वो उसका एसेट है, क्यों, क्योंकि वो पैसा लोगों को दे रही है, इंटरेस्ट उससे कमाएगी तो उससे उसका फ़ायदा होगा, तो वो उसका एसेट है। लेकिन अब क्या होता है, हर टाइम लोन देने के बाद जनरली आपका पैसा तो वापस आता नहीं है, बहुत टाइम आपका एनपीए इशू होता है, खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, ठीक है। क्योंकि इन लोग लोन स्टार्टिंग में बहुत फ्री में लोन बांटा गया था, या जो है लोन प्रोविजनिंग ढंग से नहीं करते हैं, तो इस वजह से जो होता है डिफ़ॉल्ट हो जाता है और एनपीए हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग एनपीए किसको बोलते हैं। तो इफ़ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट इज़ नॉट पेड फॉर 90 डेज फ्रॉम इट्स ड्यू डेट, अगर आपने कोई लोन लिया है और अगर 90 दिन तक अगर आप उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो आपका ईएमआई बनता है वो आपने पे नहीं किया है, तो वो उसको एनपीए टर्म कर देती है, ठीक है। ये आरबीआई का एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, उसके अनुसार जो है बैंक्स उसको एनपीए घोषित कर देती है, ठीक है। उसके सब स्टैंडर्ड एसेट आता है। क्या ये और ख़राब चीज़ है, मतलब अगर आपका एनपीए जो है वो 12 मंथ तक जो है वो, या उससे कम टाइम जो है वो एनपीए रह गया, तो वो बन गया आपका सब स्टैंडर्ड एसेट, ठीक है। और यही सब स्टैंडर्ड एसेट अगर आपका 12 मंथ तक ऐसा रह गया तो आपका बन गया डाउटफुल एसेट, ठीक है। और डाउटफुल एसेट के बाद जो है वो अगर ऐसा ही कंटिन्यू कर दिया और उसका वैल्यू जो है बैंक को लग रहा है कि अब इसको हम लोग रिट्रीव नहीं कर पाएंगे, तो बैंक जनरली उसको जो है लॉस्ट एसेट में अपने डाल देती है। मतलब ये पैसा जो है वो मान लेती है कि डूब गया है, मतलब ये पैसा वापस नहीं आएगा। अब देखिए क्या होता है,
जब ये ऐसा हो गया, ये सब होने लगा, लोन एनपीएस इशू हुआ, तो खासकर रघुराम राजन, आपको याद होगा 2015-16 के समय जो है ये काफ़ी बड़ा इशू हो गया था। तो उस समय आरबीआई भी ये इस बात को रिकॉग्नाइज़ की कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो है काफ़ी लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, एनपीए हो गया। तो एनपीए अब तो हो चुका है, एनपीए तो हो गया, तो अब रिजॉल्व करने के लिए क्या आरबीआई जो उस समय 3R फ्रेमवर्क लाया था, तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब ये बहुत अभी करंट सिचुएशन में ये रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। 3R फ्रेमवर्क क्या था? रेक्टिफाई, रिस्ट्रक्चर और रिकवरी। रेक्टिफाई का मतलब क्या था कि बैंक्स को आरबीआई ने कहा कि देखो, लोन तुम लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, तो ठीक है, तो तुम क्या करो कि अपना जितना एसेट है जो ऑलरेडी लोन दिए हुए हो, तो तुम उसका क्वालिटी रिव्यू करो। क्वालिटी रिव्यू करो मतलब क्या कि जैसे अगर कोई बैंक किसी कंपनी को लोन दिया हुआ है, तो उसका चेक करते रहे कि वो कंपनी का बिज़नेस कैसा चल रहा है। ठीक है, कि वो पैसा लोन जो है वो रिकवरी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ठीक है, या उसका फ्यूचर में चांसेस क्या है डिफ़ॉल्ट करने का उस लोन का। ठीक है, तो इसको जो है वो उसको क्वालिटी रिव्यू करते रहना चाहिए। ठीक है, कोई लोन्स का अगर पहले से पता रहेगा कि ये डिफ़ॉल्ट करने वाला है, तो बैंक्स पहले से कुछ मेज़र ले सकती है। ठीक है, तो इसी कारण इसको एसेट क्वालिटी रिव्यू करने कहा गया। उसके बाद कहा गया कि तुम बोरोवर से मीटिंग करो। ठीक है, उसको बताओ कि तुम क्यों मतलब उससे बात करो। ठीक है, तुम लोन डिफ़ॉल्ट क्यों कर रहे हो। ठीक है, तुम कुछ समझाओ उसको अच्छे से, या बोलो कि आपको दिक्कत हो सकता है, ये चीज़ हो सकता है। तो ये सब समझाने का जो है इसको कहते हैं, इसको रेक्टिफाई। ठीक है, मतलब इसमें जनरली क्या था कि इसमें लोन में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन बैंक अपने तरफ से कोशिश करेगा कि लोन डिफ़ॉल्ट नहीं हो। ठीक है, दूसरा क्या होता है, देखिए, रीस्ट्रक्चर। ठीक है, जब आपका डिफ़ॉल्ट, अब जब आपका एसेट्स डिफ़ॉल्ट हो चुका है, जब मतलब डिफ़ॉल्ट इन द सेंस मतलब एनपीए क्रिएट हो रहा है, कोई लोन एनपीए में चला गया, तो उसमें क्या गया कि इसको बोला गया कि चलो लोन को रीस्ट्रक्चर करो। रीस्ट्रक्चर का ये बैंक्स को ही करना था। जो मतलब रीस्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आपका 10 लाख का लोन है, ठीक है, 10 साल के लिए, या 20 लाख का लोन है 10 साल के लिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो है 10, या तो इस 10 साल के ड्यूरेशन को बढ़ा देगा। ठीक है, चलो भाई बोलो कि चलो लोन का रिकवरी जो है हम तुमको 15 साल में करेंगे, या तो इंटरेस्ट रेट कुछ घटा दिया। ठीक है, ये इनिशियली ऐसा होता था। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो है 2016-17 में बहुत तरह का रिस्ट्रक्चरिंग आ गया। एक आया आपका स्ट्रैटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, इसमें भी क्या होता था कि आपका कुछ जो है मतलब इसके अंदर भी स्कीम था कि लोन को किस तरह से रिस्ट्रक्चर कर दें कंपनी में। ठीक है, या तो ओनरशिप ले लें, उसके इक्विटीज़ में उसका शेयर ले लें। ठीक है, इस तरह का जो स्कीम्स आया, मतलब जैसे कि कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट की है, जैसे एक कंपनी है ए, उसने लोन लिया किसी बैंक से, तो वो डिफ़ॉल्ट कर दी, तो अब क्या बोलेगी बैंक, चलो ठीक है, तुम लोन तो नहीं दे पा रहे हो, तो हमको कुछ अपने इक्विटी में जो है अपना शेयर दो। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ जो था। S4R था। ठीक है, ये भी सस्टेनेबल स्कीम फॉर सस्टेनेबल रिस्ट्रक्चरिंग था। ये भी पुराना हो चुका है, अब आपसे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आप देख लें कि इस तरह का चीज़ जो है ये बेसिकली आपके रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स में। ठीक है, उसके बाद एक जॉइंट लेंडर फोरम भी आया था कि जितने भी, जैसे एक जो बोरोवर है, जनरली वो एक बैंक से तो पैसा लेता नहीं है, वो एसबीआई से लेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा से लेगा, बैंक ऑफ इंडिया से लेगा। तो वो क्या करते हैं कि वो अपना जो लेंडर्स हैं वो आपस में मिले, बात करें और एक प्लान निकालें कि हम लोग जो है कैसे इस लोन को वापस लें। ठीक है, तो ये सब स्कीम्स पहले आरबीआई लाई थी, लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या तीसरा अब पहला स्टेट तो हो गया कि लोन में एनपीए होने ही मत दो, रेक्टिफाई करो। ठीक है, दूसरा क्या करो, रीस्ट्रक्चर करो। रीस्ट्रक्चर करो कि जो अगर एनपीए हो गया है तो उसको कुछ चेंज करो, मतलब समझ रहे हो कि उसमें कि तुम ड्यूरेशन बढ़ाओ या इंटरेस्ट रेट कम करो कि पैसा वापस आ जाए, पैसा डूबे नहीं। लेकिन जब आपका पैसा डूबने लगा, जब आपका लोन नहीं हुआ, तो अब क्या है भाई, अब तो रिकवरी करो। रिकवरी का मतलब हुआ कि पैसा हमको वापस कैसे लेना है, तो उसके में ही आता है सरफाइसी एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि अगर आपका मतलब अगर हमको लिक्विडेट करना है उसके एसेट्स को, ठीक है, कि हम अपना लोन का रिकवरी कर पाएँ, तो वो कैसे करते हैं। और इसके अंदर ही आता है आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 स्टेज था। उसके बाद देखिए क्या है, अब हम लोग का देखिए ये सब होने के बाद सरफाइसी एक्ट और ये सब, ये अब आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपका क्या है अभी न्यूज़ में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है आपका 2016 में आया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, देखिए, कंसोलिडेट एंड अमेंड ऑल एग्जिस्टिंग इंसॉल्वेंसी लॉज इन इंडिया। इससे पहले क्या होता था कि बैंक्स जो है उनका एनपीए हो जाता था। ठीक है, उनके पास सरफाइसी एक्ट भी था, लेकिन इतना एनफ उनके पास प्रोसेस नहीं था, या मल्टीपल लॉज होते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, लोन रिकवरी हो नहीं पाता था। ठीक है, वो लॉन्ग मतलब केस चल रहा है, इधर उधर हो रहा है, लोग जो है
इधर उधर मतलब डिले कर देते थे, जिसकी वजह से बैंक्स को पैसा वापस नहीं मिलता था। ठीक है, तो उसी तरह से क्या हुआ कि इसको इम्प्रूव करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया। ठीक है, इसमें क्या था कि कंसोलिडेट किया गया सारा इंसॉल्वेंसी लॉ इन इंडिया, सिंप्लीफाई किया गया आपका सारा प्रोसीडिंग्स, और जो है इसको कुछ टाइम बाउंड मैनर में किया गया। और इसमें बेसिकली क्या था कि इसमें लेंडर जो है, खास करके बैंक्स जो हैं, उनके तरफ से जो है, या जो भी आपके चाहे एनबीएफसी ही हो आपका, ठीक है, उन सब को, उन लोग का इंटरेस्ट को जो है सर्व किया गया। ऐसा नहीं है कि जो बोरोवर है सिर्फ उसी के इंटरेस्ट को जो है सर्व करना चाहिए, जो लेंडर है वो ऑब्वियसली उसका नुकसान हो रहा है, तो उसको भी जो है हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ये आईबीसी इसलिए आया क्योंकि कंट्री में जो है एनपीए का इशू घटे, और दूसरा क्या है कि जो भी लोन्स हो गया उसका फास्ट सेटलमेंट हो। ठीक है, जो भी एनपीए हो गया है वो पैसा उसका जो भी रिकवरी हो, लेकिन वो फास्ट हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए इसमें स्टेक होल्डर्स कौन है। हमारा जो आईबीसी एक्ट है 2016, इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्या है। आप जानते हैं एनसीएलटी होता है। ठीक है, एनसीएलटी क्या है, ये एजुकेटिंग अथॉरिटी है, सबसे बड़ा जो है इसमें एजुकेटिंग अथॉरिटी है। अगर आपका कोई कंपनी जो है वो एनपीए किसी मतलब जो एनपीए जो इंसॉल्वेंसी का जो इशू हो रहा है वो किसी कंपनी का हो रहा है या लिमिटेड लायबिलिटी एंटिटीज़ का हो रहा है, लेकिन अगर कोई एक पर्सन जो है या पार्टनर इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, अदर देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तब उस केस में जो आपका मैक्सिमम एजुकेटिंग अथॉरिटी है वो है आपका डीआरटी। ठीक है, इस बात का थोड़ा डिफरेंस का आप याद रखें। उसके बाद देखिए क्या आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसमें आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी रहते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कुछ लोग रहते हैं। तो ये क्या करता है कि ये पूरा पॉलिसी बनाता है टॉप पे कि इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस जो है वो कैसे चलेगा। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि ये कुछ लोग को एक्रेडिट करते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ को। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या होते हैं और इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ क्या होते हैं। देखिए प्रोसेस कैसे होता है समझिए। जैसे क्या होता है कि कोई जो क्रेडिटर है, बैंक हुआ जैसे, या 2-3 बैंक हुआ, इन लोग जाके जो है आपके एनसीएलटी में जो है केस करेंगे कि इस कंपनी का इंसॉल्वेंसी होना है। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी होना है तो वो अगर अप्रूव कर देता है एनसीएलटी, तो उसको जो है फिर वो क्या करती है कि प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है जब ये बोलता है कि अब चलो अब इंसॉल्वेंसीज का करना है, तो उस केस में क्या होता है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को एक हायर करती है क्रेडिटर्स, मतलब बैंक्स जो इंसॉल्वेंसी जो क्लेम की है, ठीक है, वो क्या करती है, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को हायर करती है। ठीक है, और वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या करेगा कि वो एक प्लान निकालेगा, ठीक है, जो कि क्रेडिटर और बोरोवर के बीच में एक मतलब ऐसा प्लान आएगा कि जो वो निकाल के बोलेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल वो बैंक को बोलेगा कि आप जो है ऐसा ऐसा करिए तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जो आपका बैंक्स है जो पैसा दिया अगर वो मान गया, ठीक है, तो वो सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं माना है तो फिर लास्ट केस होता है कि आप पूरा लिक्विडेट करिए एसेट्स को। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को जो है आपका जो ट्रेन करती है या जो मतलब एक्रेडिट करती है, उसको रिकॉग्निशन देती है, वो देती है आपकी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है ये हायर करता है कौन, जो कि आपका लेंडर्स है। ठीक है, और दूसरा क्या है, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ क्या हुआ कि कोई भी इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए क्या है, आपको डेटा का ज़रूरत होता है। ठीक है, डेटा आपको पता होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल एक बोरोवर है, वो बहुत जगह से लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी तो होना चाहिए कि ये कितना, ये मतलब ऐसा हैबिचुअल डेटर है ये हर जगह का। तो इस सब इन्फॉर्मेशन के लिए क्या होता है कि एक कंपनीज फॉर्म किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़। तो ये क्या करती है उस जो भी उसका क्रेडिट जहाँ से भी लिया है वो उसका रजिस्ट्री मेंटेन करता है। ठीक है, उन लोग जो है डेटा निकलवाएगा बैंक से। ठीक है, तो ये सब काम जो इसलिए करता है क्योंकि इससे इंसॉल्वेंसी का जो है आपका प्रोसेस इजी हो जाए। अगर जो क्रेडिटर हो और जो बोरोवर है दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन उन लोग को मिल जाए कि अच्छा ये तो इधर भी लोन लेके रखा है, या उसके बारे में पूरा डिटेल में पता चल जाए, तो इसी कारण इस तरह के कंपनीज़ का जो है वो यूज़ होता है। और इस दोनों को जो है इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल दोनों को जो है वो IBBI जो है वो एक्रेडिट करता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर अब देख लिया, अब हमने इस चीज़ को बता दिया, यहाँ पर डील किया, इसको आप जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या आता है। अब देखिए ये सब तो हो गया जब आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया। ठीक है, लेकिन जब लोन डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा है तो मतलब आरबीआई या गवर्नमेंट जो है ये कोशिश करती है, बहुत सारे स्टेप्स ऐसा करती है जिसकी वजह से लोन डिफ़ॉल्ट हो ही नहीं। ठीक है, एनपीए वो बने ही नहीं। तो उससे पहले क्या होता है कि अगर आप पहले से ही बैंक सचेत हो जाए कि ये लोन जो है वो एनपीए में टर्न हो सकता है, तो उससे पहले ही कुछ स्टेप्स ले लेगी, तो क्या होगा कि एनपीए में टर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे एक है पहला आपका प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ें, प्रीएम्प्टिव मेजर्स। ठीक है, जैसे अगर आपका स्टार्टिंग में ही जब हमको पता चल जाए कि एनपीए होने वाला है या एनपीए एक आध हो गया है, तो हम इनिशियल स्टेज में अगर कंट्रोल
कंट्रोल कर लें तो मेरा फर्दर एनपीएस नहीं होता है। तो जैसे उसमें एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस में क्या है, इसके अंदर इसको आरबीआई को ये पावर मिलता है कि वो किसी भी बैंक का कुछ जो है वो रेगुलेशंस कर सकती है। रेगुलेशंस मतलब क्या, जैसे वो उसको वो क्रेडिट उसका रोक देगी कि चलो तुम अब तुम बाकी लोग को लोन नहीं दोगे, या कुछ जैसे बैंक एक्सपेंशन करना चाह रहा है किसी कहीं जहाँ पर अपना ब्रांच खोलना चाह रहा है तो उसको रोक देगी, ठीक है। अपना जो उसका डायरेक्टर्स है, ठीक है, जो उसका शेयर होल्डर्स है, उसका शेयर का जो या उसका सैलरीज जो है वो रोक सकती है, ठीक है। इस तरह से कि बैंक जो है वो ऐसा नहीं है कि उसका एनपीए होते जा रहा है, वो पैसा अपना इधर उधर खर्च किए जा रहा है तो लोग का पैसा जो है वो रिस्क पे आ जाता है। तो उस केस में क्या करती है आरबीआई, क्या करेगी, उस बैंक को पीसीए नॉर्म्स के अंदर ले आएगी, ठीक है। अब पीसीए नॉर्म्स का जो मतलब किसी भी बैंक को हम लोग पीसीए नॉर्म्स में कैसे लाते हैं, तो उसके लिए जो है 3 क्राइटेरिया, ठीक है। 3 क्राइटेरिया पे जो है आरबीआई उसको वॉच करती है। एक है उसका एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी मतलब क्या, कि वो जो लोन्स दिया हुआ है उसका क्वालिटी कैसा है, ठीक है। दूसरा क्या है, कैपिटल सफिशिएंसी, ठीक है, ये बेसिल 3 के अनुसार है, हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। और होता है प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन एसेट, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया है। इसके अंदर जो है बैंक्स को जो है कैटेगराइज किया जाता है रैंक 1, 2 और 3 में। तो ठीक है, तो 1 जैसे हुआ, जो 1 है वो सबसे हाईएस्ट रिस्क पर है, ठीक है, हाईएस्ट रिस्क पर है, तो उसको क्या करेगी, तुरंत जो है उस पर पीसीए नॉर्म्स लगा देगी। पीसीए नॉर्म्स जो है सबसे स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स जो होता है वो आपकी कैटेगरी 1 वाले पे लगता है, ठीक है। तो इस तरह समझिए, ये मतलब हुआ कि आरबीआई स्टार्टिंग में ही जो है कोशिश करिए कि हम जो है इसको यहीं पर रोक दें, इसका एनपीए नहीं हो, ये बैंक फेल नहीं हो, ठीक है। तो इसको हम लोग पीसीए के अंदर ले आते हैं। उसके बाद जब धीरे धीरे बैंक स्टेबलाइज हो जाता है तो फिर पीसीए के बाहर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसमें क्या है, और मेजर्स है, हम लोग इसको यहाँ पे क्लब कर देते हैं। आप समझिए जैसे कि जो ये सब मेजर्स वो मेजर्स हैं जो कि आपके बैंक के एनपीए होने से पहले ही बैंक्स ले रही है, आरबीआई ले रही है या गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है। जैसे आप देखिए बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया, ठीक है। बैंक बोर्ड ब्यूरो क्यों बनाया गया, इसलिए क्योंकि आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो था वो बहुत ख़राब सिचुएशन में था। इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था आपका, जनरली वहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट्स वैसे लोगों का होता था जो गवर्नमेंट को फेवर करते थे, ठीक है। मतलब वहाँ पर आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत सारा सीन आता था। तो उस केस में क्या होता था कि आपका अंदर मेरिटोक्रेसी नहीं रहता था, और आपका पब्लिक सेक्टर बैंक लगातार लॉस करते रहता था, एनपीए करते रहता था, और उन लोग के पास कोई इंप्रूवमेंट करने का कोई इंसेंटिव भी नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ पर अब गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम लोग को क्या है कि हम लोग को अंदर का जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर का ह्यूमन रिसोर्स है, उसको चेंज करना पड़ेगा। उसको मतलब उसको या तो प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक्स वाले जो हेड हैं उनको लाया जाए, ठीक है, या जो फाइनेंस में जो काम कर चुके हैं, जिनके पास सही में ऐसा मतलब उनके पास पोटेंशियल है कि वो बैंक को प्रॉफिट में ले जा सकते हैं, तो वैसा लोग का अपॉइंटमेंट हो। तो इसलिए बैंक बोर्ड ब्यूरो को बनाया गया। ये क्या करती है, समझ लीजिए एक तरह से सिलेक्शन करती है ऑल ओवर इंडिया से ये सिलेक्शन करके जो है बताती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, और वो जो है फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो उसको अपॉइंट करता है, ठीक है। ये क्या है, इससे क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया होगा पीएसबी का, और अपॉइंटमेंट जो होगा वो मेरिट पर होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया होगा तो आपका बैंक पीएसबी प्रॉफिट में जाने लगेगा, प्रॉफिट में जाएगा तो आपका एनपीए का भी जो है इशू वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो है सिस्टम जो है बैंक का इंप्रूव हो जाएगा। उसके बाद क्या देखिए, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसबी। ये मतलब क्या हुआ, देखिए बैंक का एक कैपिटल होता है, ठीक है। आपको उतना डिटेल में नहीं जानना है, बस समझ लीजिए कि बैंक के पास जो पैसा आप डिपॉजिट करते हैं और जो वो पैसा लेंड करता है वो नहीं, उसके अलावा बैंक का अपना खुद कुछ कैपिटल होता है, ठीक है। जो वो स्टार्टिंग कैपिटल जो बैंक या उसका जो प्रॉफिट से जो उस पैसा जमा किया है उसको कहते हैं, ठीक है। तो वो कैपिटल मेज़र इसलिए किया जाता है, किसी बैंक के पास अगर काफ़ी अच्छा कैपिटल है तो ये माना जाता है कि अगर ये बैंक फेल भी करेगा कभी, अगर मान लेते हैं कि किसी एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में ये बैंक फेल कर जाए, तो इसका जो कैपिटल एसेट्स है उसको लिक्विडेट करके हम लोग जो है पैसा लोगों का वापस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो, तो अब क्या होता है कि जब आपका बैंक्स का एनपीएस बढ़ने लगता है तो उस केस में क्या होता है कि आपका अगर बैंक का कैपिटल भी कम है तो एकदम ही चांस हो जाता है कि आपका जो है पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, जो भी लोग जो डिपॉजिट किए उनका पैसा जो है वो डूब जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि बोला जाता है नहीं, ऐसा नहीं करना है, पीएसबी का भी कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ करना है, ठीक है, कैपिटलाइजेशन इंक्रीज़ करना है। तो इसी में क्या है कि इसमें अब गवर्नमेंट बोली कि ठीक है, पैसा तो कहाँ से देगी पीएसबीज़ को, ठीक है। तो वो क्या बोलती है गवर्नमेंट कि हम एक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड इशू करेंगे, जिससे जो पैसा आएगा उसको हम लोग पीएसबीज़ में डाल देंगे, ठीक है। तो आपको इतना मतलब समझ लीजिए कि बैंक इतना गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो है वो कैपिटल जो है वो बढ़ जाए, ठीक है, बस इतना समझिए। उसके बाद देखिए क्या, इन्हांस्ड एक्सीलेंस सर्विस एक्सलेंस, ये भी आपका पुराना प्रोग्राम हो चुका है इसके अंदर भी क्या था कि आपका कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, इंप्रूविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब आपके पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड है। इसलिए क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर ही सबसे ज़्यादा जो है आपका एनपीए इशू है। इस बात को आप जान लें, जो हमारा टोटल एनपीए है उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक का ऑलमोस्ट 70% जो है वो
उसमें जितना भी लोन्स है वो उसका शेयर है, ठीक है। तो इसे मेजर जो आपका एनपीए इशू हो रहा है वो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक में हो रहा है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में हो रहा है तो पब्लिक सेक्टर बैंक में ही रिफॉर्म्स चाहिए। तो ये जितने रिफॉर्म्स हैं ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। उसके बाद देखिए आपका बेसल नॉर्म्स यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। अभी जस्ट हमने देखा था प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस में आपका बेसल 3 लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये बेसल 3 क्या है देख लेते हैं। बेसल नॉर्म्स आर द इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन, ये बात समझिए। आपका बैंकिंग ऑफ PIS जो है इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लें। बेसल 3 अकॉर्ड वॉज डेवलप्ड बाय बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS, ठीक है। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देते हैं। इन 2010 बेसल 3 गाइडलाइंस फॉर रिलीज, अब देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेसल 3 नया गाइडलाइंस, ठीक है। बेसल 3 जो है इससे पहले बेसल 1 2 आ चुका है आपके लिए, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है बेसल 3, ठीक है। तो बेसल 3 के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। CAR या CRAR भी बहुत जगह इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि किसी बैंक के पास मिनिमम कैपिटल, ठीक है, और उसका डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट, इसका रेशियो जो है मतलब इसका जो परसेंटेज है वो 9% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो बैंक जो है वो हेल्दी स्टेट में है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये कैपिटल वही कैपिटल हो गया जो अभी हमने जस्ट बताया कि बैंक के पास अपना कुछ कैपिटल होना चाहिए। और दूसरा ये रिस्क वेटेड एसेट मतलब क्या हुआ कि जो बैंक जो है लोन दी हुई है, ठीक है, लोन दी हुई है तो वो डिफरेंट सेक्टर में लोन दी है, एनर्जी सेक्टर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, तो हर जगह का क्या है कि आपका रिस्क अलग अलग है, ठीक है। हर सेक्टर का रिस्क अलग है, तो उस रिस्क को आप मल्टीप्लाई करिए उसके एसेट के उसमें, और जो टोटल आएगा उसी को हम लोग बोल देते हैं RWA, ठीक है। मतलब रिस्क के अनुसार वेटेड है, मतलब रिस्क उसमें हम लोग इंक्लूड कर लिए हैं उस एसेट में, तो उसका तो मिनिमम कैपिटल डिवाइडेड बाय RWA उसको हम लोग बोल देते हैं CAR या CRAR। और ये किसी भी कमर्शियल बैंक के लिए 9% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो फर्दर लोन दे सकती है। अगर इससे कम है तो समझ लिए कि ये अलार्मिंग है, इससे मतलब इस बैंक का जो है हेल्थ सही नहीं है, ये आगे चल के जो है ये डिफ़ॉल्ट कर सकती है, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके देखिए क्या है कि आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस, इसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल दे दिया गया है, इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस मतलब जैसे अगर आप सोचिए कि आप जो किसी बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो आपका कितना डिपॉजिट जो है वो इंश्योर्ड है। इंश्योर्ड मीन्स अगर वो बैंक फेल हो जाए, जैसे अगर आप सोचिए, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचिए कि हम अगर एक बैंक में, जैसे SBI है वो तो कभी भी फेल नहीं करेगा, लेकिन अगर हम बैंक में पैसा डाले हैं 10 लाख रुपया, 12 लाख रुपया, ठीक है, तो मेरा कितना पैसा जो है वो इंश्योर्ड है अगर बैंक फेल कर गया, ठीक है। तो ये जो है ये अभी इंक्रीज़ करके हो गया है 5 लाख रुपीज़, पहले 1 लाख था, ठीक है। और इसके बारे में आप पढ़ लीजिए कि ये किस किस बैंक पर अप्लाई होता है। इसके लिए क्या देखिए, ऑब्वियसली जब आपका पैसा जो है वो इंश्योर हो रहा है तो यहाँ पर बैंक को क्या पढ़ना, बैंक ही इंश्योरेंस करा रही है ना, बैंक ही बोल रही है कि चलो तुम्हारा जो पैसा है मेरे पास उसको हम सेव करने के लिए एक इंश्योरेंस स्कीम ले रहे हैं, जो कि हमको देती है DICGC, एक हमारे जो ये एक्ट के अंडर जो बना था, यही ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका इंश्योरेंस करती है बैंक्स का, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, कुछ प्रीमियम देता है इस ऑर्गेनाइजेशन को कि चलो तुमको इतना पैसा हम दे रहे हैं और तुम जो है मेरा जितना भी डिपॉजिट है उसको तुम इंश्योर कर दो, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ है, इसमें आप देख लीजिए, इसमें कुछ इंक्लूड इसमें है कि कुछ को जैसे डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स को जो है इंश्योरेंस नहीं मिलता है, डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को भी नहीं मिलता है, इंटर बैंक डिपॉजिट्स को भी नहीं मिलता है। इसको आप डिटेल में देख लें, ठीक है। आपका भी हो सकता है DICGC से क्वेश्चन आ जाए, इसी कारण इसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, एंड आ गया हमारा, हम लोग ऑलमोस्ट सारा चीज़ कंप्लीट कर लिए, आपके जितने भी यूज़ का चीज़ था सब कंप्लीट हो गया। तो एक क्वेश्चन है जो आपके प्रीलिम्स 2016 में आया है, इसको देखिए क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसिल 3 नॉर्म्स, ठीक है। देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, डेवलप नेशनल स्ट्रैटेजीज फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बिल्कुल गलत। रिड्यूस GHG एमिशंस, बिल्कुल गलत। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेवलप कंट्रीज टू पुअर कंट्रीज, एकदम ही गलत। और ऑप्शन डी है आपका, इंप्रूव बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी टू डील विथ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट, बिल्कुल सही ऑप्शन। तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको चीज़ याद रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन आपका बेसिक ही आएगा, ठीक है। और बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज का ज़रूरत रहता है, लेकिन बेसिक नॉलेज भी आपको तभी याद रहता है जब आप डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को जो है थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आप इसको 2x पर देख सकते हैं। इसका शॉर्ट अगर आप कुछ नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और जो है आप इस तरह से आपका बैंकिंग कह सकते हैं कि पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके लिए भी और बाकी कोई भी एग्ज़ाम्स आप देना चाहेंगे तो मोर देन एनफ है ये आपका, उसको आराम से सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो आप लोग जो है EPFO का तैयारी करते रहें अच्छे से। अगर टेस्ट सीरीज़ आता है हमारा तो उसको भी आप ज्वाइन करें, ठीक है, क्योंकि वो भी आपका पूरे एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ होगा।
और इसके अलावा जो हमारा पुराना लेक्चर्स है उसको तो आप रिवाइज करते रहें, हम लोग हर बार यही बोलते हैं आपको, चाहे वो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का हो, क्वांट का हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, या फिर आपका इकोनॉमी का हो। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है, थोड़ा सा अपना स्ट्रैटेजी बनाइए, अपने दिमाग को स्थिर रखिए, ठीक है, और ईज़िली जो है आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं अगर आप इसमें रिलीजियसली आप अपने जो लास्ट का जो आपका दिन है अगर आप अपना स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, और आप नर्वस नहीं होते हैं, तो आप आराम से जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।